ठीक है। आवाज़ आ रही है? हेलो, आवाज़ आ रही है? आवाज़? जी सर। ठीक। तो कल ये टेस्ट दिया था, ठीक है, काफ़ी लोगों के ठीक नंबर है। मैंने फिर कहा 65% से ऊपर नंबर लाइए। पेपर इजी था ये, और इजी आएगा। मॉडर्न अलजेब्रा का पेपर ठीक ही आता है। ये काफ़ी क्वेश्चंस आपके लिए, मतलब ऐसा भी नहीं है कि बहुत कठिन आता है, और बहुत इजी ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं इसमें। इसलिए मैं इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ, क्योंकि ये 20 से 25 नंबर का भी आएगा, 20 से 25 मार्क्स का आएगा ये। फिर ये है, ये ट्रिकी भी है। ट्रिकी इन द सेंस कि इसके क्वेश्चन कभी लंबे नहीं करने पड़ते, बहुत छोटे छोटे आंसर होते हैं, और डिपेंड करता है कि आपको कितना पता है ना। तो जब ट्रिकी क्वेश्चन है तो इसलिए ये हर पेपर में डोमिनेट भी करता है। अब जैसे ये हो गया, फिर न्यूमेरिकल एनालिसिस हो गया, वो भी ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं उसमें भी। कल है उसका टेस्ट, तुम्हें पता लग जाएगा। देख लो, एक एक बार हल्का हल्का बता रहा हूँ, सब ट्रिक बता रहा हूँ सबकी। बाकी लॉन्ग मेथड से तो सबको आता ही है। जो छोटे छोटे तरीके हैं, जिसका बड़ा तरीका वो तो तुम कर ही लोगे, पर जो मेरे को ऐसा लग रहा है कि छोटा तरीका तुमको पता होना चाहिए कि कई सारे मेथड होते हैं एक क्वेश्चन करने के। ज़रूरी नहीं कि एक ही से करो आप। और फिर सब लोगों की अलग अलग डिमांड है। कई लोग कह रहे हैं, पहले मैंने कहा था कि मैं सेलेक्टेड क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराऊंगा, लेकिन कई लोगों के मुझे मैसेज आए कि नहीं जी, हमें तो पूरे का ही सॉल्यूशन चाहिए। तो मैंने कहा चलो अब क्या करना। तब वैसे नियम ये होता है कि सेलेक्टेड का होता है, पर चलो मैं करा दूंगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देखो, आप लोग प्रैक्टिस करो, क्योंकि भाई देखो, मेन तो कंसेप्ट वही है। जिन्होंने पूरा कोर्स पढ़ा है, चाहे मेरे से पढ़ा चाहे कहीं और से भी पढ़ा होगा, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। क्योंकि प्रैक्टिस टेस्ट का मतलब है कि आप उस स्टेज पे हो कि जहाँ पर आपको इशारा किया जाए और आपको सवाल समझ में आ जाए। अब ये नहीं कि यहाँ पर कंसेप्ट भी डिस्कस होगा, ये चीज़ें नहीं कर सकता ना मैं, क्योंकि उसके लिए तो मैं 160 क्लासेस ले चुका हूँ। तो फिर भी मेरा प्रयास है कि आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक लगभग लगभग हर क्वेश्चन की जितने हो सकता है मैं बता देता हूँ, ताकि तुम्हें पेपर में दिक्कत ना हो कि किसी ने नहीं भी पढ़ा है पहले, तो उसको भी ये चीज़ें क्या आ जाए, समझ में आ जाए कि हाँ यार, ये भी एक तरीका होता है ना। ठीक है, तो जुड़ गए सब लोग? शुरू करते हैं। 1 मिनट और रुक जाओ, तब नहीं तो क्लास के बीच में डिस्टर्ब करते रहते हैं। तो देखो, पहला प्रश्न बहुत आसान था और बहुत कॉमन प्रश्न, और आएगा ये पेपर में। आप, तुम्हें लग रहा होगा कि अब बहुत कॉमन हो गया, आ सकता है कि नहीं आ सकता है, लेकिन इस प्रश्न को मैंने 2-3 तरीके से दे भी रखा है। इस प्रश्न को मैंने 2-3 तरीके से आपसे दे भी रखा है, मतलब 2-3 तरीके से मैंने आपके बीच में रखा हुआ भी है इस प्रश्न को। सिंगल प्रश्न को ही मैंने अलग अलग तरीके से पूछा हुआ है। और टेस्ट सब लोग दिया करो, नंबर सब भेजा करो, नंबर जरूर भेजा करो मुझे। काफ़ी लोगों ने अभी भी नहीं भेजे थे नंबर। तो देखो, द नंबर ऑफ जनरेटर, तो जब भी कोई क्वेश्चन जनरेटर का आता है, तो जैसे 9 दे रखा है, तो मैंने कई बार बता दिया आपको कि आपको करना क्या है, उसको प्राइम फैक्टर कर लो इसके। तो प्राइम फैक्टर करोगे तो 3 × 3 है ना, ठीक है। फिर एक पता है आपको फंक्शन होता है फाई एन, एन 1 - 1/p, 1 - 1/q, ऐसे करके चलता है ये। अगर जो आपके फैक्टर जो होते हैं, जैसे यहाँ 3 का स्क्वायर है तो ये एक ही माना जाएगा, है ना। अगर किसी और का भी होता है तो इसको p ले लेते हैं, फिर अगले वाले को q ले लेते हैं, फिर अगले वाले को r। तो मैंने कहा ये चीज़ें मैंने बता रखी है, मैं अभी सिर्फ ट्रिक बता रहा हूँ। तो ट्रिक का मतलब है, तो फाई एन यानी फाई 9 बताना है आपको। तो फाई 9 हो जाएगा 9 × 1 - 1/, केवल एक ही प्राइम फैक्टर है यहाँ पर 3, एक ही प्राइम फैक्टर है 3। अब आप देखो कि किस क्वेश्चन को कितने सेकंड में करना है ना। चलो मैं तुम्हें समझा भी रहा हूँ तो मैं तो थोड़ा ज़्यादा, लेकिन जब तुम अपने लिए कर रहे होंगे क्वेश्चन, तो तुम्हें थोड़ी टाइम लगना चाहिए। अरे यार, जब आदमी अपने लिए करता है तो टाइम थोड़ी लगता है। और मैं तो कह रहा हूँ कि 10 क्वेश्चन तो मैं भी अलाउड कर रहा था तुम लोगों को कि गलत करो। 10 तो मैं बोल ही रहा हूँ, जिसके 40 नंबर आ रखे हैं उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ये मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ। 10 तो मैं भी कह रहा हूँ तुम गलत कर दो, ये थोड़ी बोल रहा हूँ मैं 50 के 50 सही करो। ये तो मैंने नहीं बोला किसी को भी कि 50, लेकिन जो 20 सही कर रहे हैं, 25 सही कर रहे हैं, 30 सही कर रहे हैं, वो खतरे में है।
ठीक है ना, वो थोड़ा सा खतरे में है। 35 से ऊपर वाला फिर भी सेफ है, 35 या 35 से ऊपर वाला, क्योंकि अब हो सकता है वो पेपर पे भी डिपेंड करेगा, बट मुझे पता है इतना बहुत ज़्यादा कितना अब देगा वो, कहाँ से देगा वो, अरे सिलेबस तो लिमिटेड ही है ना। ठीक है, तो भैया तैयारी उस लेवल की करो, खासकर जिन लोगों ने मेरे से पूरा पढ़ा है भाई। ठीक है, तुम पे ज़्यादा जिम्मेवारी भी बनती है, क्योंकि तुम्हें तो मैंने पढ़ा ही रखा है सारी चीज़ें। ठीक है, तो उसलिए आप वो नहीं करेंगे क्या, इन चीज़ों का ध्यान रखो आप थोड़ा सा। ठीक है, तो मैंने कहा जैसे ये 9 है, तो 9 हो गया, तो 1 माइनस 1/3, और Q तो इसमें है ही नहीं, तो ये हो जाएगा 9, और 1/3 हो जाएगा 2/3, 3 3 जा 9, तो 6। तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड में हो जाएगा ये सवाल, आएगा ये पेपर में, एक आना ही आना है जनरेटर का क्वेश्चन। अब 40 का आ जाए, 50 का आ जाए, 100 का आ जाए, 200 का आ जाए, तो जनरेटर निकालने को वो पूछ सकता है आपसे कि जनरेटर कैसे होते हैं। ठीक है ना, तो मतलब इतना मैंने कई बार बोल दिया कि आप, बहुत तरीके हैं इसके, एक तरीका ये भी है इसका, क्या 5p² करके भी निकाल सकते हो। ये p यानी प्राइम नंबर, तो जैसे ये 3 का स्क्वायर है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है p² माइनस p, तो 3 का स्क्वायर माइनस 3, तो 3 3 9 माइनस 3, तो 6 आंसर आएगा इसका। ठीक है, ये भी इसके लिए एक तरीका होता है। ठीक, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे कि 5pn इज इक्वल टू होता है pn माइनस pn-1। तो मतलब बहुत सारे तरीके हैं जनरेटर निकालने के। ठीक है, तो निकालना चाहिए, तब प्रैक्टिस क्यों करा रहा हूँ मैं, प्रैक्टिस इसीलिए करा रहा हूँ कि ठीक है आप करिए भैया, और जिन्होंने अच्छे से कर रखा है उनको बढ़िया है। देखो लेट एच बी एंड के सब ग्रुप दे रखे हैं, सब ग्रुप पे भी क्वेश्चन आता ही आता है। एच और के सब ग्रुप दे रखे हैं, और किसके दे रखे हैं, वो Z144 के दे रखे हैं, Z144 के सब ग्रुप दे रखे हैं। कौन कौन, एच और के। तो एच का ऑर्डर दे रखा है, तो ऑर्डर ऑफ एच कितना दे रखा है, ऑर्डर ऑफ एच दे रखा है 24, और ऑर्डर ऑफ के दे रखा है 36, ऑर्डर ऑफ के दे रखा है 36। देन दी ऑर्डर ऑफ द सब ग्रुप एच इंटरसेक्शन के। तो यार आपको एच इंटरसेक्शन के का अगर ऑर्डर निकालना है, तो आपको क्या करना है, आपको इनका जीसीडी निकाल देना है, किसका, 24 का और 36 का जीसीडी निकालोगे तो कितना आएगा, 12। तो आंसर कितना हो गया आपके पास, द जीसीडी ऑफ 24 36 कितना हो जाएगा, दैट इज 12 आंसर आ गया। ठीक है, तो अब आप देख लो कितना टाइम लग रहा है क्वेश्चन करने में ना, मैं वही कह रहा हूँ आप उस हिसाब से तैयारी करो। मैं तुम्हें समझा भी रहा हूँ, तुम्हें अपने लिए करना है, वहाँ किसी के लिए करना नहीं है, मैं तो तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे टाइम भी लगेगा, मैं तुम्हें समझाना भी थोड़ा बहुत। वैसे मैं बहुत डिटेल में नहीं समझाऊंगा अब, क्योंकि वो चीज़ें तो मैंने कहा है, क्योंकि अधिकतर लोग वो हैं भाई जो टेस्ट सीरीज एक्स्ट्रा भी जुड़े हैं, तो उन्होंने भी कहीं से कोर्स पढ़ ही रखा है, तो मतलब तैयारी कर रखी होगी ना, क्योंकि मैंने तो ये सब चीज़ें आपको बहुत डिटेल में पढ़ा रखी है जो मेरे स्टूडेंट हैं। उसके बाद तुम नहीं कर पा रहे हो तो एक बार उन चीज़ों को देखो, पहले पूरी क्लासों को दोबारा से देखो, अभी है टाइम, क्लासेस देखो। जैसे मैंने कल कहा है न्यूमेरिकल एनालिसिस का पेपर है, तो न्यूमेरिकल एनालिसिस की क्लासेस को देखिए एक बार, और तब दो पेपर, तब देखना तुम्हें बेटर फील होगा वहाँ पेपर में। ठीक है, फिर ये जो है आपके पास क्या थर्ड क्वेश्चन था, एच और के सब ग्रुप हैं, Z120 क्लियर है। और देखो ऑर्डर ऑफ एच दे रखा है 24, ऑर्डर ऑफ एच दे रखा है 24, और ऑर्डर ऑफ के दे रखा है 30। देन ऑर्डर ऑफ एच के, तो एच के का फॉर्मूला होता है हमारे पास, ऑर्डर ऑफ एच के होता है क्या, ऑर्डर ऑफ एच ऑर्डर ऑफ के अपॉन ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। ठीक है ना, तो एच इंटरसेक्शन के का ऑर्डर, एच दे रखा उसने, एच दे रखा 24, के दे रखा 30, एच इंटरसेक्शन के यानी इनका जीसीडी अभी बताया था। अरे एच इंटरसेक्शन के निकालना है तो इनका जीसीडी निकालो, किसका, अभी ऊपर तो कराया 24, इसीलिए ये वाला क्वेश्चन दिया है ताकि उसी से कनेक्टेड था, जिसको वो आता होगा उसके लिए ये कुछ भी नहीं था, अब जिसको नहीं आता था तो उसके लिए तो दिक्कत ही था। 6 4 जा 24, तो 120 आ गया आंसर, कितना आ गया, दैट इज़ 120 आ गया। ठीक है, ये ट्रिक बता रहा हूँ, वैसे तुम्हें पता होगी अधिकतर, क्योंकि मैंने वैसे में भी बताया, मैं सबसे ज़्यादा मैं मॉडर्न एल्जेब्रा ही पढ़ाता हूँ, सबसे पहले मैंने यही पढ़ाया था, और 27 क्लास ली थी इसकी। तो 27 क्लास का मतलब है मैं इस पेपर में तो चाह रहा था कि मेरे सारे स्टूडेंट के कम से कम 40 से ऊपर नंबर आते, पर ठीक है फिर भी काफ़ियों के अच्छे हैं, किसी के 47 भी हैं, अच्छी बात है, 47 के 48 हाईएस्ट हैं, 43 भी हैं, 45 भी हैं, है ना, अच्छा है, ठीक है, शाबाश। बस थोड़ा उनके बारे में कंसर्न है मुझे जो 35 से नीचे रह गए हैं, तो थोड़ा देखो यार, अपनी मेहनत कर लो भाई। देखो मैं तो जितना करा सकता हूँ, मैंने कहा तो मैं तो कर दिया ये टेस्ट सीरीज, किसी उसमें तुम्हारे ही चक्कर में कर भी रहा हूँ, नहीं तो मैं अभी
एक महीना छुट्टियां पड़ी हुई है, साल भर मेहनत होती है इसमें, मतलब कि जैसे हमारे स्कूलों में तो एक महीना घूमना फिरना होता है आदमी को भी, लेकिन मैंने कहा चलो तुम्हारे चक्कर में कर लेता हूँ। लेकिन आप मेहनत करिए अगर करना है तुमको, इतना आसान होता नहीं है। मैं फिर बोलूँ द नंबर ऑफ जनरेटर, तो जनरेटर जहाँ भी आता है ना तो ज़्यादा मत सोचो, जनरेटर का एक ही फार्मूला है, चाहे वो एडिटिव ग्रुप के लिए पूछ रहा, चाहे वो साइक्लिक ग्रुप के लिए पूछ रहा, चाहे किसी भी ग्रुप के लिए, जहाँ भी जनरेटर पूछेगा ये फार्मूला लगा देना, फाई एन, यूलर फाई फंक्शन क्या बोलते हैं इसको, वो लगा देना। तो फाई एन मैंने कहा 36 के फैक्टर कर लीजिए आप, तो 36 के फैक्टर होते हैं हमारे पास कितना, 2 का स्क्वायर और 3 का, 3 3 9 4 चौके 36, तो फिर 536 अगर आप निकालेंगे तो ये आएगा 36। अब P हो जाएगा ये और Q हो जाएगा ये, ठीक है। तो 1 माइनस 1/P और 1 माइनस 1/Q। लेकिन पेपर में तुम्हें ऐसा कुछ नहीं, तुम तो दिमाग में कर लोगे यार सॉल्व, और आने इन सवालों को 3 दूनी 6, 6 6 36, है ना। तो कितना आ जाएगा ये, सर 2/3 आएगा सर। कौन सा वाला, अच्छा हाँ ये मैंने गड़बड़ कर दी, ठीक है। ये आएगा ना 36, तो ये आएगा 1 माइनस 1/2 और ये आएगा 1 माइनस 1/3, ठीक है। तो अब आपका ये जो आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 36, ये आएगा 1/2 और ये आएगा 2/3, 3 दूनी 6, 6 6 36, 6 दूनी 12, तो कितना आ गया, 12 आ गया। अब आप देख सकते हो, मैं तो कल 1 मिनट 1.5 मिनट दिखा रहा था सवाल, पर आप समझ रहे हो कि कल का ये पेपर बहुत आसान है, सबसे आसान पेपर। लेकिन आसान इसलिए भी बनाया मैंने क्योंकि तुम्हारे पास रिंग नहीं होना था कठिन, रिंग कठिन होता है ना, तो लेकिन रिंग का तुम्हारे पास डेफिनेशनल पार्ट है। फिर ग्रुप थ्योरी में भी तुम्हारे पास सेट थ्योरी भी दे रखी है, सेट थ्योरी के भी 7 8 टॉपिक दे रखे हैं उन्होंने, तो सेट थ्योरी से भी क्वेश्चन आना है। तो अब ग्रुप से जो साइक्लिक ग्रुप से वो दे दिया, होमोमॉर्फिज्म से दे दिया, साइक्लिक ग्रुप से दे दिया, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट से दे दिया, ठीक है। और क्या था उस ग्रुप से 2 3 क्वेश्चन दे दिए थे, तो मतलब लगभग मैंने सबका रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चन ग्रुप से दे दिया, नॉर्मल सब ग्रुप से दे दिया था प्रश्न, है ना। और अभी एक पेपर में तुम्हें और भी दूंगा, वो 100 क्वेश्चन का है इसका, वो मैं तुम्हें ऐसे ही दे दूंगा, कैसे प्रैक्टिस करने के लिए देख लेना तुम, वो मैंने अपने पेड ग्रुप में भी देना है, तुमको भी दे दूंगा, तो आप यहाँ भी कर लेना। यहाँ भी सारे पेड ही ग्रुप वाले हैं, पर कुछ हैं वो जो उधर भी हैं अभी मेरे ख्याल से, क्योंकि वो भी कह रहे हैं हमें जोड़ो, तो मैंने कहा ये अलग ग्रुप है थोड़ा। चलो देखते हैं नेक्स्ट, द नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम द साइक्लिक Z4 to Z7, है ना। नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म बताने हैं आपको, तो भैया नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म का सीधा फॉर्मूला होता है, कभी भी जब आपको होमोमॉर्फिज्म बताना है Zn से Zm पर, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है GCD ऑफ, GCD तुम्हें बड़ा काम आएगा यार, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, है ना। तो तुम्हारे लिए बहुत रामबाण का काम करना है इसमें। तो GCD ऑफ 4 और 7, तो 4 और 7 का GCD कितना होता है, एक ही होता है, तो इसका आंसर आ गया कितना, दैट इज 1, है ना। फिर अगला प्रश्न था इफ़ द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए, तो ये तो किसी भी चीज़ फॉर्मूला भी है इसका, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये तो बिल्कुल ही टुच्चा क्वेश्चन था, ये किसी का गलत है तो इसका मतलब समझो आप बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो। इफ़ द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए इन अ ग्रुप इज 27, तो यार ऑर्डर का मतलब क्या होता है, वो पावर जिसपे वो आइडेंटिटी एलिमेंट दे दे। अरे किसी एलिमेंट के ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ऑर्डर का मतलब होता है वो लिस्ट पॉजिटिव पावर जहाँ पर आपको ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाता है। अब एक ही निकालना है, तो 27 को आप ऐसा भी लिख सकते हो 3 गुणा के 9, तो ये भी ए आ रहा है, मतलब 3 की पावर 9, अगर मान ली ए 3 को कुछ मान लो x मान लो, तो x की पावर 9 पर भी ए आ रहा है, तो मतलब x, तो यानी आप कहोगे ऑर्डर ऑफ x कितना है, 9 है, क्योंकि ये 9 पर भी क्या दे रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट दे रहा है। तो x आपने किसको माना है, A3 को, तो ऑर्डर ऑफ A3 कितना हो गया, दैट इज 9 हो गया, ऑर्डर ऑफ A3 कितना हो गया 9। और बाकी अगर मैंने इसका फॉर्मूला तो कई बार लिखा रखा है, जिनको नहीं लिखा हुआ है तो वो आप लिख लो, ये फॉर्मूला होता है, देखो ऑर्डर ऑफ A रेज टू द पावर k, आना है इस सवाल में भी है। देखो जो सवाल मैंने दिए हैं इनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, भले ही तुम्हें लग रहा होगा कि कॉमन होगा ये क्वेश्चन अब, पर तुम्हें कॉमन इसलिए हो गए कि मैंने हमेशा माना है तुम अपने फ्रेम ऑफ माइंड से मत देखो, जो आदमी ज़्यादा पढ़ता है उसके लिए फिर चीज़ें बहुत कॉमन हो जाती हैं। अगर मान लो आपने बहुत पढ़ लिया तो तुम्हें तो फिर पूरी मैथ्स ही कॉमन लगने लगेगी। हमारे साथ कई लड़के हैं जिनको मैथ्स ऐसा लगता है मजाक लगता है, 7 8 8 8 बार का CSIR नेट क्वालिफाई कर रखा है,
तो उन्होंने मैथ्स को ऐसा बना दिया जैसे हिंदी है, आराम से सब्जेक्ट है कि भाई रस छंद अलंकार पूछ रहे होंगे, लेकिन वो उनकी मेहनत है भाई जो उन्होंने इतना कॉमन बना दिया उसको ना, समझ रहे हो। तो तुम्हारे लिए भी वही है, इसलिए ऐसा मत सोचो कि तुम्हें ये क्वेश्चन कट आसान लग रहा है लेकिन किसी के लिए ये क्वेश्चन बहुत कठिन भी होगा, आप समझ रहे हो। तो एग्जामिनर तुम्हारे माइंड को रीड नहीं कर रहा है, एग्जामिनर को सब कुछ देखना पड़ता है, एवरेज भी देखना पड़ता है, वो भी देखना पड़ता है, बहुत सारे प्रश्नों के जवाब एग्जामिनर के माइंड में चलते हैं। तो इसलिए आप एग्जामिनर के माइंड से सोचो, तुम अपने माइंड से सोचने की तुम्हें कतई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुमने तो काफ़ी पढ़ लिया है। ठीक, एक इसका एक और भी फॉर्मूला है इसका, मतलब अगर कभी तुम्हें मन में डाउट है तो ये फॉर्मूला भी याद रखो। कहाँ गया वो? ये इसलिए मैं जगह छोड़ता हूँ कि सवाल सॉल्व कराने के लिए। ऑर्डर ऑफ ए एन, तो ओल्ड ऑर्डर ऑफ एन और नीचे आएगा जी सी डी ऑफ ओल्ड ऑर्डर इंटू एन, है ना। ओल्ड ऑर्डर है ये, ओल्ड ऑर्डर बस, ठीक है, जो पुराना ऑर्डर दे रखा है, और जी सी डी निकाल लो ओल्ड ऑर्डर का और एन के साथ, जिसके साथ उसको सॉल्व करना है। तो जैसे इस क्वेश्चन में ओल्ड ऑर्डर दे रखा था 27 और उनका अगर हम जी सी डी निकालें तो 3, तो आंसर आ रहा था 9, ठीक है ना। बहुत सारे तरीके हैं, एक नहीं है। अब वो मेरे को तो एक आता है तो मैं एक ही बता रहा हूँ, लेकिन दुनिया में हज़ारों तरीके हैं, तुम मेहनत करो तुम्हें सब पता लगेगा, ठीक है। 7वां क्वेश्चन था जी वी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 49 देन द ऑर्डर ऑफ सेंटर जेड जी कैन बी, ठीक है। तो जो है सेंटर ऑफ जेड जी, क्लियर है। तो सेंटर ऑफ जेड जी, अब आपको पता है सेंटर क्या होता है, तो सेंटर अगर जो होता है तो उसके हिसाब से अगर आप देखें तो मैंने कई बार कहा कि यार ये किस किस को डिवाइड करेगा ना, किस किस से। बेसिकली आप डिवाइज़र देखो 49 के कौन कौन होते हैं, 1, 7 और 49। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जब ये प्राइम का होता है, जैसे जी जो है यहाँ पर जी का ऑर्डर 49, तो ये हमारे पास 7 का स्क्वायर है, ठीक है ना। तो पी ग्रुप विथ 7 है, तो इसलिए जेड जी में इसका जो है 1 नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा। तो 1 को छोड़कर जो बच रहे हैं, 1 को छोड़कर जो बच रहा है तो वो 7 और 49, क्या है 7 और 49। तो इसकी मैं तुम्हें एक ट्रिक भी बता देता हूँ, इसको लिख लो, तुम्हें काम आएगा। वेनेवर जब आपके पास इस तरीके से हो, जी ऑर्डर ऑफ जी इज़ पी एन, ठीक है, पी एन, तो अगर आपको सेंटर ऑफ अ पी ग्रुप, सेंटर ऑफ अ पी ग्रुप इज़ नॉन ट्रिवल होता है, नॉन ट्रिवल होता है, ठीक है, नॉन ट्रिवल। तो इसमें करना क्या है आपको, देन फाइंड, सबसे पहले क्या करने हैं, डिवीज़र निकालने हैं। फाइंड डिवाइजर्स ऑफ ग्रुप ऑर्डर, डिवाइजर्स ऑफ जो ग्रुप है, जो ग्रुप ऑर्डर है उसके डिवाइजर्स निकालो। ग्रुप ऑर्डर जैसे यहाँ 49 है तो 49 के हमने डिवाइज़र निकाल लिए, 1, 7 और 49, ठीक है। फिर दूसरा स्टेप क्या करना है, रिमूव 1 को रिमूव कर देना, अगर वो प्राइम नंबर वाला होगा तो रिमूव 1, और तो जो बच जाएंगे वो आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है कि रिमेनिंग, जो रिमेनिंग बचेंगे आपके पास आपके पॉसिबल ऑर्डर हो गए, क्या हो गए, पॉसिबल ऑर्डर हो गए आपके जो बचेंगे। तो मैंने अब बता दिया, जैसे 179, तो यहाँ पर 1 को हटा दोगे तो क्या बचेगा, 7 और क्या बचेगा 49, ठीक है। तो 7 और 49, तो आई थिंक इसका आंसर क्या था, डी था। 2 मिनट है, लगा रखा है ना। अच्छा, अब ये तो प्रश्न आना ही आना है, लेकिन मतलब आप समझे नहीं, ये क्वेश्चन अब ऐसा हो गया तुम लोगों के लिए कि जैसे छोटा बच्चा जब रोता है तो उसको क्या खिलाते हैं, चॉकलेट देते हैं चुप कराने के लिए ना, तो लेकिन देते ज़रूर है ना, चाहे कितनी भी महंगी पड़ जाए। कुछ लोग ब्लैक चॉकलेट की डिमांड करते हैं, कुछ कैसी करते हैं। तो मतलब ये तुम्हारे लिए एक चॉकलेट क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसको टाइम देखना है इसमें कि यार मैं कम समय में कैसे कर लूँ। तो इसके लिए मैंने कई बार तुमको बता रखा है कि जब आपको ये कम समय में करना है तो इसका सिंपल सा लॉजिक आपको ध्यान में रखना है कि यार जब तुम टेबल भी बनाते हो, टेबल बनाते हो तो जैसे ये है 5, 15, 25 और 35 है ना, तो 5, 15, 25 और 35 है ना।
तो इसकी कंपोजिशन टेबल बताओगे तो आइडेंटिटी निकालना है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब होता है ए ओ ई इज इक्वल टू ए, मतलब जो आपको बदलेना। आइडेंटिटी वो है जो आपको बदलेना, यानी उसके साथ आप ऑपरेशन लगाने के लिए हमेशा वही रहोगे। तो यार सीधी सी बात है, अब जैसे आपने 5 पंजे 25 करा, तो 5 पंजे 25 करा तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 40 है, तो 5 पंजे 25 करा तो यहाँ 25 ही आएगा। तो ये लाइन और ये लाइन सेम नहीं हो सकती। कंपोजिशन टेबल के लिए एक रूल है कि आइडेंटिटी वहाँ मिलता है जब जो ये मेन लाइन है, टॉप बॉर्डर लो लाइन जो है वो सेम होनी चाहिए उस लाइन के, जिस लाइन में आइडेंटिटी आएगा। मतलब जो लाइन बिल्कुल इसके आइडेंटिटिकल होगी, यानी उसके भी पहले नंबर पे 5 होगा, दूसरे नंबर पे 15 होगा, तीसरे नंबर पे 25 होगा, चौथे नंबर पर 35 होगा। फिर उसका जो एक्सट्रीम लेफ्ट एलिमेंट है वो हमारा आइडेंटिटी होगा। वो हमारा क्या होगा? आइडेंटिटी होगा। जो उसका एक्सट्रीम लेफ्ट एलिमेंट है वो हमारा क्या होगा? आइडेंटिटी होगा। तो अब आप इतना सोच सकते हो, आपने देखा तो 15 पंजे 75, 75 को 40 से डिवाइड करोगे तो 75 40 35 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? 35। तो ये भी वो लाइन हो नहीं सकती, क्योंकि इस पहला एलिमेंट 5 ही है। फिर 25 से करा तुमने, 25 पंजे 125, 40 से करा 120 तो 5। तो मतलब यही लाइन है वो जिसने इसके आइडेंटिकल होना है, क्योंकि इसका पहला एलिमेंट 5 मिल गया, इसका भी पहला है। तो भैया आइडेंटिटी एलिमेंट आपके पास क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट। मतलब बस इतना है कि शॉर्टकट करना आना चाहिए, ठीक है ना? अरे समझ रहे हो ना क्या है कि आइडेंटिटी डिफाइन करने के लिए सीधा सीधा रूल होता है कि भैया जो टॉप बॉर्डर रो के आइडेंटिटिकल रो है वो ढूंढनी है। तो टॉप बॉर्डर रो के आइडेंटिटिकल जो रो होगी उसका जो एक्सट्रीम लेफ्ट एलिमेंट होगा वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है कंपोजिशन टेबल में। आई थिंक सबको पता होगा, ज़्यादा डिटेल में जाने की इसकी ज़रूरत है नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट है, कंसिडर द ग्रुप 157 अंडर द मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 18 द इन्वर्स ऑफ 5। अब इन्वर्स निकालने के लिए भी सेम कंसेप्ट है कि ए ओ बी इज इक्वल टू ई। तो ए ओ बी इज इक्वल टू ई, यानी आपको पता है कि ए ओ बी इज इक्वल टू 1 चाहिए। तो किसका चाहिए तुम्हें? इन्वर्स, 5 का इन्वर्स चाहिए। तो 5 के साथ तुम्हें एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जिसको ऑपरेट करके 18 से डिवाइड करके 1 आ जाए, ठीक है। 18 से डिवाइड करके क्या आ जाए? मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 1 है। तो भैया होशियार हो ही तुम, सीधा इनमें से ढूंढो। 5 को 1 से करोगे तो नहीं आएगा 1, 5 को 5 से करोगे तो 25 आएगा, 18 से डिवाइड करोगे तो 1 नहीं आएगा, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 35 आएगा, 18 से डिवाइड करोगे तो 1 नहीं आने वाला। लेकिन 5 को अगर ऑपरेशन 11 के साथ लगा लो तो कितने आएगा? 55। 55 को अगर 18 से डिवाइड करते हो तो 18 3 जा 54, तो रिमाइंडर 1। और ये आपका क्या होता है? अरे मॉड्यूलियो में क्या होता है? ए एम बी का मतलब क्या है? ए प्लस बी डिवाइडेड बाय एम। और ए एम बी का मतलब क्या है? ए इंटू बी डिवाइडेड बाय एम। और जो रिमाइंडर होता है वो हमारा आंसर होता है। ये एडिशन मॉड्यूलियो है, ये मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलियो है। ये मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलियो है, ये एडिशन मॉड्यूलियो है, ठीक है। तो एडिशन मॉड्यूलियो में क्या होता है? दोनों को जोड़ते हैं फिर एम से डिवाइड करते हैं। मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलियो में क्या होता है? जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करा फिर एम मतलब जो मॉड्यूलियो होता है, जैसे यहाँ 18 से डिवाइड करा तो 18 से 55 को डिवाइड करोगे तो 18 3 54, 18 3 54, तो जो रिमाइंडर बचता है वो आंसर होता है। तो 1 आ गया, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। तो इसका मतलब इसका जो आइडेंटिटी इन्वर्स था किसका? ए का इन्वर्स, यानी 5 का जो इन्वर्स है वो 11 है, और 11 का इन्वर्स 5 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, जगह ज़्यादा छोड़िए। ये क्वेश्चन तो लगभग ऐसा हो गया जैसे कि मैंने कहा ना, अब मैंने भी इसीलिए दिए हैं क्योंकि आज तक आ रहे हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा वो? इनको पूछने का तरीका बदल लेगा, पर पूछेगा यही। अब वो दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है। अब वो ऐसा मैंने कोशिश करी है। नीचे एक क्वेश्चन अभी बताऊंगा मैं तुमको, ए स्क्वायर ए क्यूब A4 A5 A6, ठीक है साहब, है ना। तो इसकी कहानी लिखनी है। तो मैंने आपको कहा कि आपको करना क्या है, आपको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत है नहीं। आप GCD निकालते रहो इसका। जैसे ये 1 है तो 1 का 6 के साथ GCD निकालो, तो जिसके साथ GCD 1 आ जाएगा वो इसके क्या हो जाएंगे। यानी आपको क्या करना पड़ता है? GCD निकालना पड़ता है किसका? ये मान लो आपको जो भी इसके जनरेटर है ना, जनरेटर निकालने के लिए क्या है, जिनके साथ जनरेटर निकालना है इसका, तो मान लो इसको मैं
के मान लेता हूँ और इसको शुरू वाले को एन मान लेता हूँ, तो एन और के का जीसीडी जहाँ पर कितना आ जाए, 1 आ जाए, तो वो क्या होते हैं, इसके जनरेटर होते हैं। तो देखो 1 और 6 का जीसीडी कितना आएगा, 1 और 6 का जीसीडी 1 ही आएगा। अरे 1 और 6 का जीसीडी अगर आप निकालते हो तो 1 आएगा। फिर 2 और 6 का जीसीडी निकालते हो तो 1 नहीं आएगा। 3 जीसीडी ऑफ 3 और 6 निकालोगे तो 1 नहीं आएगा। जीसीडी ऑफ 4 और 6 निकालोगे तो 1 नहीं आएगा। जीसीडी ऑफ 5 और 6 निकालोगे तो 1 आएगा। तो मतलब 2 हो गए इसके, ए एंड ए 5 इसके क्या हो गए, ए की पावर 1 और ए की पावर 5 इसके क्या है, जनरेटर हैं। ठीक है, द परमुटेशन इज, तो ये कई बार बताया मैंने, परमुटेशन लिखने का एक तरीका होता है। कैसा, 1 का इमेज 3 है, 1 का इमेज 3, फिर 3 का इमेज देखो, 3 का इमेज 5, 3 का इमेज 5, फिर 5 का इमेज ढूंढो, तो 5 का इमेज है 1, तो ये पूरा हो गया। देखो 1 से स्टार्ट हुआ, 1 से, तो यहाँ पर ख़त्म करो इसको, एक पूरा साइकिल हो गया आपका। 1 की फ़ोटो 3, 3 की फ़ोटो 5 और 5 की फ़ोटो 1, यानी ये 3 हमने यूज़ कर लिया। अब जो बचे वो लिखो, 2 की फ़ोटो 4 और 4 की फ़ोटो 2, 2 की फ़ोटो 4, 4 की फ़ोटो 2, अरे 2 की फ़ोटो 4 और 4 की फ़ोटो, तो इन तीनों को क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1 3 5, इसको क्या लिखेंगे 2 4, फिर इसको उसमें लिखते हैं क्या, ट्रांजिशन बोलते हैं उनको, क्या, लेंथ ऑफ 2 वाले, तो लेंथ ऑफ 2 वाले ये क्या आएगा, 1 3 और 1 5 और 2 4, तो ये आ जाएगा आपका 1 3 1 5 और 2 4, 1 3 1 5 और 2 4 जो है आपका, इसको क्या है 1 के साथ लिखते हैं ना, एक बार 1 के साथ 3 और एक बार 1 के साथ 5, अरे एक बार 1 के साथ 1 3 5 दो दो में लिखते हैं ना, तो एक बार 1 के साथ 3 लिया और एक बार 1 के साथ 5 ले लिया, तो 1 3 1 5 और 2 4। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है, ये तो पता ही है तुम्हें। देखो जो ये ऑपरेशन होता है, ये Q प्लस, तो ये ना क्लोज़र होता है ना एसोसिएटिव होता है, लेकिन Z माइनस जो है वो क्लोज तो होता है लेकिन एसोसिएटिव नहीं होता। तो यानी सेमी ग्रुप होने के लिए देखो, अगर क्लोज हो गया, कोई क्लोज हो गया तो ग्रुपोइड होता है, क्लोज हो गया तो क्या होता है, ग्रुपोइड होता है। फिर क्लोज और एसोसिएटिव हो गया तो क्या होता है, क्लोज और एसोसिएटिव हो गया तो क्या होता है, सेमी ग्रुप। हाँ जी, सेमी ग्रुप होता है। ठीक है, तो भैया ये अब क्लोज तो है कौन सा, ये वाला, लेकिन एसोसिएटिव नहीं है, तो इसलिए हमारा आंसर आएगा कि बोथ आर नहीं, बोथ आर नॉट सेमी ग्रुप, क्योंकि अब बोथ आर नॉट ग्रुपोइड नहीं बोल सकते आप, क्योंकि ग्रुपोइड एक नहीं है, एक तो है। बोथ आर सेमी ग्रुप तो बोल ही नहीं सकते, मोनोइड नहीं बोल सकते, तो ये वाला ऑप्शन बेस्ट जा रहा था। ठीक है, फिर है आपके पास इफ ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप इज पी स्क्वायर वेयर पी स्क्वायर इज प्राइम, तो ये तो वेल नोन थ्योरम है कि पी स्क्वायर है और पी अगर प्राइम है तो एबिलियन होता है। क्या होता है, एबिलियन होता है, थ्योरम ही है तुम्हारे पास, लिखा रखिए कि पी की पावर एन, तो ये फिर एबिलियन होता है। ठीक है ना, हाँ ये थोड़ा अच्छा सवाल था रिंग वाला, कि भैया रिंग है, लेट आर बी अ रिंग विद यूनिटी 1 इफ ए बी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए बी इज इक्वल टू 1, ए बी 1 दे रखा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग दी एलिमेंट। ये मैंने कहा था बी ए जो है ये स्मॉल है, ये कल बता दिया था मैंने, 1 माइनस बी ए जो है रिगार्डिंग दी एलिमेंट, की बी ए और 1 माइनस बी ए क्या है, बी ए और 1 माइनस बी ए क्या है। तो आई थिंक इसका आंसर आया था बी ए एंड 1 माइनस बी ए आर इडम पोटेंट एलिमेंट इन आर। तो इडम पोटेंट का मतलब तुम्हें पता ही है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, मतलब इडम पोटेंट होता है ना, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इडम पोटेंट होता है। तो जैसे पहले हम बी ए को चेक करना है, तो बी ए का स्क्वायर चेक करते हैं, तो बी ए का स्क्वायर चेक करते हैं, तो बी ए और बी ए लिखेंगे इसको, तो बी ए और बी ए लिखेंगे तो इसको ऐसे लिख लेंगे, बी ए बी अलग कर लेंगे, ये ए अलग कर लेंगे, तो ये आ जाएगा ए बी की वैल्यू तो 1 दे ही रखी है उन्होंने, ये 1 दे रखी है, तो ये फिर आ गया देखो बी ए, तो बी ए स्क्वायर लेके चले थे तो बी ए आ गया, तो ये तो इडम पोटेंट हो गया। ऐसे ही 1 माइनस बी ए के स्क्वायर को भी चेक कर लो, तो 1 माइनस बी ए का स्क्वायर का मतलब है 1 माइनस बी ए और 1 माइनस बी ए। ठीक है, तो इसको करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, इंटू 1 का इंटू इसके साथ करेंगे तो 1 इंटू बी ए हो जाएगा, फिर इसका इसके साथ करेंगे तो बी ए इंटू 1 तो बी ए हो जाएगा, और फिर इसका इसके साथ करेंगे तो माइनस माइनस ये आ जाएगा प्लस बी ए इंटू बी ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया बॉस आपके पास 1 माइनस बी ए, और ये आ जाएगा आपके पास
बी ए का स्क्वायर, तो बी ए का स्क्वायर बी ए तो ये अभी हमने क्या करा था, ऊपर निकाला है, तो बी ए का स्क्वायर अभी ऊपर करा था हमने, तो ये तो बी ए ही आता है। अरे इसको कर लोगे तो फिर वही आना है ना, इसने ए बी 1 हो जाना है तो बी ए ही आना है, तो बार बार थोड़ी करेंगे। तो बी ए हो गया, तो बी ए से बी ए जाएगा तो 1 माइनस बी ए आ गया, तो इसका मतलब ये भी इडम्पोटेंट थे। क्या थे दोनों? तो ऑप्शन बी सही था, क्योंकि इसका भी करके यही आ रहा है और इसका भी यही, तो ये इडम्पोटेंट है। इडम्पोटेंट जो होता है ना, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी ऑप्शन बी था शायद, कि बोथ बी ए एंड 1 माइनस बी ए आर इडम्पोटेंट एलिमेंट इन रियल नंबर। ठीक है, फिर अगला था, सिर्फ एक दो प्रश्न थे जो थोड़ा लॉजिकल थे, बाकी तो मैंने मतलब ऐसे ही पेपर दिया था, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि देने को मेरे पास और भी हैं, लेकिन मुझे पता है जो तुम्हें आ सकते। अरे भाई ये लेक्चरर का पेपर है, हाँ अगर ये असिस्टेंट प्रोफेसर का होता तो थोड़ा अलग बात होती। ये पॉलिटेक्निक लेक्चरर का पेपर आ जाएगा, अभी पॉलिटेक्निक लेक्चरर का भी होना है ना, वो भी पढ़ाया था मैंने पूरा, अब आने वाला है, उसका कोर्ट से हो रहा है फाइनल, तो उसका भी पेपर जैसे ही होगा बोलता, तो मार्च अप्रैल में सुनने में आ रहा है उसका भी पेपर कराएंगे। लेकिन उसका पेपर का लेवल डिफिकल्ट होगा, क्योंकि वो 5600 ग्रेड पे की पोस्ट से 6000, तो लेवल के हिसाब से पेपर भी आता है ना। ठीक है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। और 150 क्वेश्चन तो चाहे मैं कह रहा हूँ एनसीईआरटी के भी दे देंगे तो भी तुम घूम जाओगे, एनसीईआरटी के भी दे देंगे, वो सीधा एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी दे देंगे तो भी तुम्हारे को दिक्कत होनी है। ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट विद द गिवन ऑपरेशन इज नॉट अ ग्रुप, तो ये तो तुम्हें पता ही है यार कौन नहीं है ग्रुप, तो क्योंकि द सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर, क्यों? क्योंकि ऑड इंटीजर जो है ना पहले स्टेप में फेल हो जाता है। कहाँ पर फेल हो जाता है बताओ? अरे कोई दो ऑड इंटीजर को जोड़ोगे तो 4 आ रहा है, देखो 1 और 3 को जोड़ के 4 आ रहा है, तो जबकि ये क्लोजर ही नहीं है। क्लोजर का मतलब क्या होता है? ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मान लो ये, या ए बिलोंग्स टू इंटीजर, बी बिलोंग्स टू इंटीजर, तो ऑपरेशन के बाद जो रिजल्ट आना चाहिए वो भी उसी के अंदर होना चाहिए। अरे जिस सेट का ए है उसी सेट का बी है, तो ऑपरेशन के बाद जो रिजल्ट आए वो भी उसी सेट के अंदर होना चाहिए। तो जैसे इंटीजर से उठा रहे हैं, मान लो आपके पास जो सेट है वो ऑड इंटीजर का सेट है, किसका है? ऑड इंटीजर, तो आपने एक ऑड इंटीजर उठाया, एक ऑड इंटीजर उठाया, आपने दूसरा ऑड इंटीजर उठाया, तो अगर ऑपरेशन एडिशन का है तो इनका ऐड करके भी ऑड इंटीजर आ जाता तो तब तो ये क्लोज हो जाता। अब ऐड करके ऑड इंटीजर नहीं आया तो ये क्लोज नहीं है, तो ये तो पहले स्टेप में फेल हो गया, डी था इसका आंसर। वैसे ही ध्यान रखो इन चीज़ों को, बार बार प्रैक्टिस, क्योंकि ये क्वेश्चन तुम्हारे को बड़े पेपर में हेल्पफुल होंगे। जनरेटर ऑफ अ ग्रुप, तो ये तो ऊपर ही आ गया था, रिपीट ही हो गया एक तरीके से, 10 है। अरे देखो जनरेटर ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10, तो ऑर्डर 10 का मतलब है A10 इज इक्वल टू ई, तो A10 इज इक्वल टू ई, तो इसका मतलब अब 10 के साथ ढूंढो जिन जिनका GCD 1 आ रहा है। जैसे 1 और 10 का GCD देखो तो कितना आ रहा है, 3 और 10 का GCD देखोगे तो 1 आएगा, 7 और 10 का GCD देखोगे तो 1 आएगा, 9 और 10 का GCD देखोगे तो 1 आएगा, तो यही है इसका आंसर। ठीक है, क्योंकि ऑर्डर 10 है, तो ऑर्डर का मतलब क्या होता है? किसी एलिमेंट के ऑर्डर का मतलब होता है किसी ग्रुप का, जनरेटर ऑफ अ ग्रुप इज ऑर्डर 10, तो मतलब उसकी पावर 10 करने पर क्या मिल जाएगा आपको? आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा। ऑर्डर पे काफ़ी क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने। हाँ ये थोड़ा मैंने गलत आंसर बता दिया था कल, मैंने ए बोला ना कल इसका, अरे 17 का क्या बोला था मैंने कल? ए कि बी बोला था? ए नहीं आएगा, बी आएगा इसका। तो जिनका बी सही है उनका आंसर सही कर दो, जिनका बी सही है वो सही कर दो, एक नंबर उनका और आ जाएगा। हाँ ठीक है, जिनका बी था उनका एक नंबर और हो गया, मतलब वो अपने मन में एक नंबर जोड़ सकते हैं। क्यों है? देखो सिंपल सा रीज़न है, अ रिंग इज सेड टू बी हैव अ जीरो डिवाइजर। इसको याद रखने का तरीका मैं बताता हूँ। देखो अधिकतर कंफ्यूज होते हो तुम लोग, जीरो डिवाइजर और विदाउट जीरो डिवाइजर, है ना? एक होता है जीरो डिवाइजर और एक होता है विदाउट जीरो डिवाइजर। आना जरूर है इससे सवाल, 100% आएगा, जीरो डिवाइजर और विदाउट जीरो डिवाइजर। तो इसको ट्रिक मैंने पहले भी बताई। देखो जीरो डिवाइजर का मतलब है, ऐसा समझो कि जीरो डिवाइजर का मतलब है जो जीरो ना हो लेकिन तब जीरो दे रहे हो। अरे जैसे ये है कि ए जीरो नहीं है और बी जीरो नहीं है, ए जीरो नहीं है और बी भी जीरो नहीं है, लेकिन रिजल्ट जीरो आ रहा है। अरे रिजल्ट जीरो आ रहा है ना, मतलब ऐसा होता कहाँ है कि
मान लो आपके पास 2 है और आपके पास 3 है, 2 और 3 है, तो रिजल्ट कहाँ जीरो आता है? आमतौर पे बहुत मुश्किल है ना ऐसे केस में। अरे जो नॉर्मल मैथ्स हम पढ़ते हैं, तो नॉर्मल मैथ्स में तो हमको पता है कि ए बी जीरो कब आता है, या तो ए जीरो हो और बी जीरो ना हो तब भी जीरो आ जाता है, या ए जीरो ना हो और बी जीरो हो तब भी जीरो आ जाता है। लेकिन ए जीरो हो, बी जीरो हो तब भी जीरो आता है। ये 3 केस है ना ए बी के जीरो आने के लिए नॉर्मल गणित में। नॉर्मल मैथ्स में जीरो इन 3 तरीके से आता है ना। लेकिन अब हम ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो ग्रुप थ्योरी में जीरो डिवाइजर, अब बच्चा कंफ्यूज होता है। जीरो डिवाइजर का मतलब जहां जीरो डिवाइजर का मतलब है कि ऐसा आदमी जिसके अंदर वो गुण है नहीं, लेकिन तब भी वो गुण दिखा रहा है। मतलब एक बहुत आक्रामक आदमी है, खतरनाक आदमी है, लड़ने वाला आदमी है, और उसको ऐसी परिस्थितियां दे रहे हो तुम कि लड़े, लेकिन वो शांत बैठा है, तो तब बड़ा काम है ना। तब माना जाएगा ना कि यार वो आदमी श्रेष्ठ है, क्योंकि उसका लड़ाकू नेचर भी है, लेकिन परिस्थितियां भी लड़ने के लिए अनुकूल है, लेकिन वो अपने धैर्य के साथ उसने कंट्रोल कर रखा है सिचुएशन के हिसाब से। तो जीरो डिवाइजर का मतलब है कि जो जीरो ना होते हुए भी रिजल्ट क्या देते हैं? जीरो। और विदाउट जीरो डिवाइजर का मतलब है, विदाउट जीरो का डिवाइजर का मतलब है कि यार एक ना एक जीरो हाई, एक ना एक जीरो हाई। तो ये तो सभी को पता है कि जब एक जीरो होता है तो एक जीरो ना भी हो, मान लो बी जीरो नहीं है और एक जीरो है, तो ये 3 कंडीशन तो तुम्हें पहले से ही पता है कि कोई एक जीरो हो और दूसरा जीरो ना भी हो तो भी आंसर जीरो आता है। तो इसने कोई बड़ा काम थोड़ी किया। ये तो जीरो की डेफिनेशन पहले से ही है ना कि अगर एक जीरो है और दूसरा जीरो नहीं है तो आंसर जीरो ही आएगा। ये तो पहले से ही चला आ रहा है, ये तो नॉर्मल मैथ्स में चला आता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं विदाउट जीरो डिवाइजर। मतलब इसका कोई गुण नहीं है, ये नॉर्मल गुण की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन ये आदमी ऐसा है कि इसको आप कह सकते हो कि इसके अंदर एक एक्स्ट्रा एबिलिटी है कि ये नॉन जीरो होते हुए भी रिजल्ट जीरो देता है, इसलिए इसको जीरो डिवाइजर बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर बी होना तो है ना। मैंने ए लगाया शायद कल गलती में, तो ठीक है वो करेक्शन कर देना। पर ये तुम लोगों ने भी नहीं, एक ने भेजा था मेरे को, क्या नाम है, कोई हैं वो नए जुड़े हैं, तुम लोगों ने भी नहीं बताया मेरे को, जो मेरे ग्रुप वाले हैं। एक जो बाहर से जुड़े हैं वो, उन्होंने वैसे वो लाइव में नहीं जुड़ते, पर उनके पेपर है, उन्होंने भी अच्छा पेपर करा हुआ है, 45 नंबर आ रखे उनके। तो उन्होंने बताया कि सर मुझे इस पर डाउट हो रहा है। तो फिर मैंने क्रॉस चेक करा, तो मेरे को भी लगा कि हाँ यार गलती कर दी मैंने। तो हो जाता है कभी, क्योंकि ध्यान दो किताबों में भी गलत है, क्योंकि मैंने तो किताबों से सवाल लिखा और उसके पीछे से आंसर। अब मैं भी उतना टाइम रहता नहीं, कहीं से कुछ लिख दिया कहीं से कुछ, पर क्रॉस चेक मैं आज ही करता हूँ जब मैं, इसीलिए मैं सबके सॉल्यूशन बता रहा हूँ, चाहे वो आसान है चाहे कठिन है, कि ताकि क्रॉस चेक में एक बार पता लग जाए कि कौन गलत है कौन सही। क्योंकि अब कल करा दिया, आज देख रहा हूँ मैं इनको अब कराते वक्त, तो तब लगता है पता कि हाँ यार तो ये तो कोई सवाल ही नहीं था। एन इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर सच दैट ए ऑपरेशन बी, देखो ए ऑपरेशन बी दे रखा आपको, ए ऑपरेशन बी और प्लस ए बी है ना, और प्लस माने ऑपरेशन दे रखा हो ना, ए प्लस बी प्लस ए बी ऑपरेशन दे रखा है। तो आइडेंटिटी निकालना है, तो आइडेंटिटी का मतलब होता है ए ओ ई इज इक्वल टू ए, या ई ओ ए इज इक्वल टू ए, ये होता है। तो ए ओ ई मान लेते हैं आइडेंटिटी, तो ए प्लस ए ई, ठीक है ना। तो अब आपका ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ए किसके बराबर आना है, ए ओ ई किसके बराबर आना है, ए के, तो ए से ए कट गया, ई कॉमन ले लो तो 1 प्लस ए, ई इज इक्वल टू जीरो, एक ए तो अलग हो गया, तो ये तो जीरो होगा नहीं, ई जीरो, जीरो हो नहीं सकता क्योंकि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में जीरो होता ही नहीं, 1 से शुरू होते हैं, तो इसका मतलब इसकी आइडेंटिटी आ रही है जीरो। अरे ई जीरो आ रहा है तो वो है ही नहीं, तो इसका आंसर आता है नॉन एग्जिस्टेंट। ठीक है, हाँ लेकिन अगर 1 दे रखा होता, ठीक है, तो तब हमारा क्या आ जाता, 1 के साथ जाते हैं। नेक्स्ट देखो, अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 15 कंटेन हाउ मेनी नॉन जनरेटर। अब देखो ये साल ऐसा सवाल आ सकता है, हर बार वैसा आता है जैसे ऊपर था। अरे ऊपर आ रहा है ना, नंबर ऑफ जनरेटर वाला आ रहा है, हर साल आ रहा है कि जैसे ऑर्डर 15 के जनरेटर बता दो। हर साल सवाल कैसा आ रहा है, ऑर्डर 15 के जनरेटर बता दो। तो तुम क्या कर रहे हो, 515 निकाल रहे हो। तो 515 का मतलब क्या हो गया, 15 इंटू 1 माइनस 1/3 और 1 माइनस 1/5 है ना। तो तुम कह रहे हो 15, 3 में से गया 2/3,
और 5 में से 1 गया 4/5, 5 में से 4, 5 दिया 15। तो तुम कह रहे हो जनरेटर तो 8 हैं इसके। अगर आपसे पूछता हो पेपर में साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 15 के कितने जनरेटर हैं, तो आज तक जो सवाल आ रहे हैं वो हर बार जनरेटर वाले आ रहे हैं, किसी में भी, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर, चाहे यूपी देख लो, हरियाणा लेकिन इस बार सवाल आएगा नॉन जनरेटर का। इस बार सवाल आएगा तुम्हारे पास नॉन जनरेटर। तो नॉन जनरेटर का मतलब है कि जनरेटर तुम्हें पता है तो 15 में से 8 हटा दो तो 7 क्या हो जाएंगे, नॉन जनरेटर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, नॉन जनरेटर हो जाएंगे। अरे जब 15 में से 8 एलिमेंट जनरेटर हैं तो 7 ही तो बचे जो नॉन जनरेटर हैं। मतलब समझ रहे हो, सवाल वही है। देखो सवाल वही है जो हर बार पूछा जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा भाषा बदल के उसने तुम्हें अलग कर दिया सवाल को, है ना। ठीक है, तो जैसे हर बार आता ही है सवाल कि भाई किसी साइक्लिक ग्रुप के ऑर्डर 15 है तो इसके जनरेटर बताओ, तो जनरेटर निकालना है तब तो 8 आएगा। लेकिन उसने अब की बार कहा कि नहीं नहीं मुझे ये बताओ हाउ मेनी नॉन जनरेटर। तो तुमने कहा सर कोई बात नहीं, जनरेटर निकाल के टोटल एलिमेंट 15 से 8 हटा दिए 7 हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन बी है ना। नेक्स्ट है हमारे पास, हाँ, अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ एग्जैक्टली 4 जनरेटर, है ना। क्या कह रहा, साइक्लिक ग्रुप के एग्जैक्टली 4 जनरेटर हैं इट्स ऑर्डर में भी। देखो अब ये भी वही है, सवाल वही है। तो अब की बार देखो जनरेटर दे दिया आपने, उसने जनरेटर दे दिया आपको इट्स ऑर्डर में भी। तो यार ऑर्डर में भी निकालना है तो आप क्या करोगे, आप सबके निकाल लेना। अरे आप 5 निकाल लेना, 5 कि 5 के कितने जनरेटर आने चाहिए। 5 अगर हैं आपका, मान लो आपका ऑर्डर 5 होता, वो पूछ रहा ना ऑर्डर क्या होगा उसका, तो आपने कहा सर ऑर्डर 5 भी हो सकता है। तो 5 के निकालोगे तो 5 गुणा के 1 - 1/5, तो ये कितना आ जाएगा 5, 4/5 तो 4। ठीक है, तो उसने क्या कहा है कि 4 जनरेटर हैं, कितने हैं, एग्जैक्टली 4 जनरेटर। तो ये वाला ट्रू हो गया, यानी कि जिसके 4 जनरेटर हैं तो उसका ऑर्डर 5 भी हो सकता है, उसका ऑर्डर 5 भी। लेकिन अब ऐसा नहीं कि तुमने ये टिक लगाया और हो गया तुम्हारा, क्योंकि यहाँ पर एक ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज भी। तो हाँ, अगर अकेला 5 होता तो, और अकेला ऑप्शन ऑल ऑफ दीज नहीं होता तो तब तो तुम 5 पे टिक करते हो, तुम्हारा काम निपट गया। लेकिन उसने ऑल ऑफ दीज भी दिया है, तो इसका मतलब वो कह रहा है भैया 8 को भी चेक कर लो। तो 5 8 को चेक करोगे तो 8 के प्राइम फैक्टर करोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 2 की पावर 3। तो यानी 5 8 अगर हम निकालें तो 8 इंटू 1 - 1/2, तो यह आएगा 8 इंटू कितना आएगा 1/2। तो ये भी 4 आ रहा है यार, तो ये भी 4 आ रहा है, यानी यहाँ भी 4 ही जनरेटर हैं, तो 8 भी हो सकता है उसका ऑर्डर। अरे 4 जनरेटर किस किस के हैं, ऑर्डर 5 के भी 4 जनरेटर हैं, ऑर्डर 8 के भी 4 जनरेटर हैं, ऑर्डर 10 का भी चेक कर लो। अरे 10 का भी चेक कर लेंगे तो 2 दूनी 4 पंजे 10, तो 5 10 अगर आप निकालते हो तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 1 - 1/2 और 1 - 5। ठीक है, तो ये आएगा 10 1/2 और 5 में से 1 गया 4/5, है ना। तो ये 10, तो इसके भी कितने आ गए जनरेटर 4। तो ये आंसर होना था ऑल ऑफ दिस, क्योंकि 5 का जनरेटर भी 4 जनरेटर हैं, 8 के भी 4 जनरेटर हैं और 10 के भी 4 ही जनरेटर हैं। तो ऑल ऑफ दिस इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ये वाला सवाल देखो, परमुटेशन के 1 2 आएंगे, ट्रांसपोजिशन वो मैंने दिया नहीं, ऑड परमुटेशन, इवन परमुटेशन वो भी पढ़ लेना। एक दूसरा पेपर दे दूंगा मैं तुम्हें, प्रैक्टिस के लिए दूंगा, 100 क्वेश्चन बना रखे मैंने उसमें, वो पॉलिटेक्निक लेक्चरर वालों के लिए बनाया था मैंने 100 क्वेश्चन का, तो वो मैं दे दूंगा तुम्हें, मैं दे दूंगा, भेज दूंगा। उसमें मैंने ऑड परमुटेशन इवन परमुटेशन के सवाल दे रखे हैं। ठीक है, तो ऑड परमुटेशन भी पढ़ लेना, इवन परमुटेशन भी, ट्रांसपोजिशन भी। ट्रांसपोजिशन किसे कहते हैं, साइकिल ऑफ लेंथ 2 इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। तो बड़ा अच्छा टॉपिक है यार ये टॉपिक। तो ऐसा है कि ये टॉपिक जिस बच्चे ने इस टॉपिक में नंबर मिस कर दिए तो वो तो गया काम से। ये तो बड़ा अच्छा टॉपिक है, क्योंकि है कठिन, लोगों को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा कठिन है, लेकिन जैसे जैसे आदमी बहुत पढ़ता है इसको, तो मतलब मेरे को एक चीज़ ये भी अच्छी लगी कि कल आप सब लोगों के मैंने नंबर देखे तो ठीक ही है, मतलब चलो एक लेवल तक सही है ऐसा। क्योंकि ऐसा नहीं है, मैं तो इस प्रॉस्पेक्टस से देख रहा हूँ ना, जितना मतलब मान लो मैंने 160 क्लास पढ़ा दी, उसके बाद मेरी एक्सपेक्टेशंस उनसे ज़्यादा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, क्योंकि पेपर तो बहुत होने देना है ना, पेपर तो बहुत होने देना है, तुम चिंता की उतना है नहीं। लेकिन अगर जिनके 40 से ऊपर है यार, तो वो काफ़ी कंफर्टेबल है, मतलब वो बच्चे जिन्होंने 40 से ऊपर कल स्कोर करा है
और पहले वाले पेपर में भी जिन्होंने 60-65% से ऊपर स्कोर करा है, कल वाले में भी जो 65% से ऊपर स्कोर कर लेंगे। फिर मैं एक चौथा लूँगा डिफरेंशियल, फिर 4 का मैं कंबाइंड लूँगा, ठीक है। तो तब मतलब अगर आपका 65 या 60 से ऊपर रह रहा है तो आप मान सकते हो कि आप लेक्चरर बन सकते हो, ठीक है। वो फिर बहुत सारी चीज़ें पेपर पे भी डिपेंड करेगी कि पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल क्या होगा, वो उसी दिन बताएंगे। जैसे ASO का पेपर आया था तो उसके हिसाब से तो वो उस दिन, जिस दिन पेपर देंगे 5 जुलाई को, वो उस दिन बताएंगे कि हर इस पेपर में कितने नंबर पे आप सेफ हो सकते हो, कितने नंबर पर आप अनसेफ हो, वो उस दिन डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो जनरल चल रहे हैं, जो उत्तराखंड में पैटर्न रहता है, मैं उसको बता रहा हूँ तुमको। उत्तराखंड में जो पैटर्न रहता है उस पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि हर राज्य का अपना एक पैटर्न होता है ना, पेपर देने का, पेपर करने वालों का एनालिसिस होता है, सही चीज़। तो देखो, देन द ऑर्डर ऑफ एज, तो ऑर्डर ऑफ ए है तो पहले इसमें हम वो बनाएंगे, जैसे 1 का फोटो 7 है तो 1 का फोटो 7 है तो 7 का फोटो 2 है, 7 का फोटो 2 है, फिर 2 का फोटो 8 है, फिर 2 का फोटो 8 है, ठीक है। 2 का फोटो 8 है, 8 का फोटो 3 है, 8 का फोटो 3 है, 8 का फोटो 3 है, 3 का फोटो 9 है, 3 का फोटो 9 है, ठीक है। फिर 9 का फोटो 1 है, 9 का फोटो 1 है। तो बस देखो, 1 से शुरू करे थे, 1 से, यानी जहाँ से जीवन शुरू होता है वहीं पर जाता है, ठीक है। ये मामला ख़त्म हो गया इनका, ठीक है। जो जो बच गए उनको लिख लेते हैं। 4 का फोटो 6 है, 4 का फोटो 6 है, 4 का फोटो 6 है तो 6 का फोटो 5 है, 6 का फोटो 5 है, 6 का फोटो 5 है, और 5 का फोटो 4 है, 5 का फोटो 4 है, 5 का फोटो 4 है। तो यानी ये बन जाएगा आपके पास, इसका साइकिल करोगे तो ये साइकिल हो जाएगा हमारे पास 1 7 2 8 3 9, ठीक है। और ये हो जाएगा आपके पास 4 6 5। तो इस साइकिल की लेंथ है 6 और इस साइकिल की लेंथ है 3। तो जब भी आपको ऑर्डर निकालना है तो इसका एलसीएम निकाल दो। एलसीएम ऑफ जो लेंथ आती है साइकिल की, जैसे इसकी लेंथ कितनी आई 6 और इसकी लेंथ कितनी आई 3, तो 6 और 3 का एलसीएम निकाल दो तो वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 6 हो जाएगा। फॉर एनी टू सेट ए एंड ए माइनस। तो ये तो आप, मैं कह रहा हूँ अगर कभी बहुत ज़्यादा डाउट हो, इनको ऐसे किया करो। प्रॉपर्टी कैसे, इसको मैं तुम्हें बताऊँ तो एग्जाम्पल लेके किया करो। जैसे आपने 1 2 3 वैसे तो याद रखने चाहिए, पर अगर मान लो नहीं भी रहते याद तो एग्जाम्पल ले लो यार। 7 8 9 ले लिया मान लो, और बी ले लो रैंडमली 1 2 3 ले लिया मान लो। तो ए माइनस बी करा तुमने तो ए में से ये हट जाएंगे, 1 2 3 हट जाएगा, तो 1 2 3 हट जाएगा तो 5 6 7 8 9 बचा, 5 7 6। फिर उसका ए से माइनस करना है, तो फिर ए से 5 7 6 8 9 को माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 1 2 3 बचेगा। अरे ए माइनस बी करोगे तो क्या बचेगा, 1 2 3 बचेगा। तो 1 2 3 बचेगा। तो फिर अब देखो, अब मान लो बच्चा डाउट भी खा सकता है कि बी आ गया भाई मेरा आंसर, क्योंकि मैंने तो बी माना 1 2 3, लेकिन नहीं, आप क्या करोगे, ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे। ए इंटरसेक्शन बी, वैसे तो क्या है, इसको करना तो प्रॉपर्टी याद ही होनी चाहिए, पर बी क्योंकि हमने सारा नहीं माना हुआ ना, आप समझे नहीं, हमने तो एक जनरल छोटा सा एग्जांपल लिया, बहुत दुनिया बड़ी है, हमने तो लेकिन उस दुनिया में जो ये वाला ऑप्शन है ना, ये वाला देखो, जैसे ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी अगर तुम निकालते हो तो कितना आएगा तुम्हारे पास, 1 2 3 ए इंटरसेक्शन बी। तो ये मतलब समझ रहे हो, ये क्यों हम आंसर ले सकते हैं, क्योंकि ए और बी आप चाहे दुनिया में कुछ भी लोगे, उनका इंटरसेक्शन तो सेम ही आएगा ना। अरे मान लो चाहे आपने लाखों एलिमेंट भी ले लिए, मान लो ए में आपने करोड़ों एलिमेंट ले लिए, इनफाइनाइट सेट ही ले लिया, और बी में भी ले लिया, तो उनका इंटरसेक्शन तो एक फिक्स ही होगा ना। हाँ, ये भले ही जैसे ए माइनस बी भी आ रहा था, बी भी आ रहा था, लेकिन उस इसलिए हम रिलायबल नहीं कर सकते क्योंकि बी हमने छोटा सेट ले रखा है, या हमने पता नहीं करोड़ों एलिमेंट में से 3 ही एलिमेंट लिए। लेकिन ए इंटरसेक्शन बी के लिए आप प्रिडिक्शन कर सकते हो कि हाँ यार ये सही हो, तो ये भी है। लेकिन वैसे प्रॉपर्टी भी होती है इसकी, तो ये ऐसा होता है, कैसे प्रॉपर्टी से भी इसको कर सकते हो। तो आता ही होगा तुमको, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और फिर ये होल कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। फिर इसको खोलेंगे तो ये आएगा ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, और फिर तुम्हें पता है जब इंटरसेक्शन में कॉम्प्लीमेंट लगता है तो बाइनोमियल लगता है, वो डिमॉर्गन्स, तो ये यूनियन हो जाएगा, तो ये बी हो जाएगा। फिर ये हम ऐसे लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट और यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट होता है 5, ये हो जाएगा 5, और ये यूनियन हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी।
तो फाई का यूनियन अगर ए इंटरसेक्शन बी के साथ निकालोगे तो ए इंटरसेक्शन बी होता है। ठीक है, हाँ, ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट, तो ये तो ठीक है, सेट थ्योरी होता है जो वेल डिफाइन होता है। ठीक है ना। फिर ये भी आसान सा सवाल था, ये तो आपको क्या करना था, इसको खोलना ही था यार। तो 2x+7 था, 2x+3 मॉड 7, तो इसको खोलेंगे। अगर मॉड को खोलते हैं तो तुम्हें पता है, मैंने अभी इनइक्वालिटी पढ़ाई थी तुमको कुछ दिन पहले, तो ये -7 और +7 के बीच में रहेगा। ठीक है, -7, तो -7 ये 3 हटाना है यहाँ से, तो -3 यहाँ कर दिया, प्लस -3 यहाँ कर दिया, और ये 7 में से 3 यहाँ कर दिया, तो ये -10 हो गया, ये 2x हो गया, ये 4 हो गया। अब क्या करना है, ये 2 हटाना है यहाँ से, तो 2 हटाना है तो 2 से क्या कर देना, डिवाइड कर देना। तो 2 से डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, 2 से तो ये आएगा -5, ये आएगा x, और ये आएगा 2, है ना। ठीक हो गया। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि आपका क्या हो गया, ये -5x2। तो इसको क्या था, ऑप्शन के हिसाब से थोड़ा हमको क्या करना था, अरेंज करना था इसको। क्या होंगे अरेंज, कितना है मेरे ख्याल से, ये कितना जाएगा, 0x+5, हाँ ये 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा करोगे तो इसको इधर ले जाओगे, है ना, तो इसको इधर ले जाओगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा ना ये। फिर 5 के साथ अगर इसको एलिमिनेट करते हो तो ये आना था ना इसका ऑप्शन, कौन सा वाला, ये वाला, 0x5 > 7। ठीक है ना, 0 से x+5, अब इसमें 5 जोड़ दो ना, -5 + 5, क्योंकि उसने 5 मांग रखा है ना यहाँ पर, तो 2 + 5, तो ये 0x+5 और ये 7। कैलकुलेशन थी, कर सकते थे, ऐसा कुछ। ए दे रखा है, देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए विच, हाँ ये सवाल थोड़ा सा अच्छा था, अगर कोई लॉजिकल सवाल दे सकता है तो ये भी आ सकता है। लॉजिकल क्यों है, लॉजिकल क्यों है ये लॉजिकल, देखो बड़ा प्यारा सवाल है, और अच्छा ऐसे सवाल भी आ सकते हैं तुम्हारे पास, क्योंकि ये सवाल नॉर्मल बच्चों को कंफ्यूज कर देंगे जिन्होंने बहुत नई मैथ्स पढ़ी हुई। तो वैसे जो कंसेप्चुअली स्ट्रांग बच्चा होता है उसके लिए तो चीज़ें आसान ही रहती है, क्योंकि जिसका कंसेप्ट क्लियर है उसको ज़्यादा दिक्कत आती ही नहीं है, क्योंकि कंसेप्ट से ही सब चीज़ जुड़ी हुई है ना। क्योंकि आपको पता है, देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए विच कंटेन एटलीस्ट 2 एलिमेंट, मतलब वो कह रहा देन द नंबर ऑफ, वो वाले सबसेट बताओ ऑफ ए विच कंटेन, इसको पढ़ना बहुत जरूरी होता है, एटलीस्ट 2 एलिमेंट। ठीक है ना, तो एटलीस्ट 2 एलिमेंट अगर वो कह रहा है, तो यार अगर एटलीस्ट 2 एलिमेंट कह रहा है तो वैसे तुम्हें पता है कितने होते हैं इसमें, ये सबसेट कितने होते हैं, 2 की पावर 6 होते हैं ना, 2 की पावर 6 सबसेट होते हैं। तो 2 की पावर 6 सबसेट हो गए आपके पास। तो यार अब पहले एक वाले हटा दो, एक वाले जो बनेंगे, तो देखो एक वाले कौन कौन बन सकते हैं, 5 बन सकता है एक वाला सबसेट, 1 बन सकता है, 2 बन सकता है, 3 बन सकता है, 4 बन सकता है, 5 बन सकता है, और 6 बन सकता है। ये एक एलिमेंट वाले सबसेट यही बनेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे हैं जो एक एलिमेंट वाले सबसेट बन सकते हैं। तो ये नहीं चाहिए हमको, क्योंकि उसने कहा एटलीस्ट 2, कम से कम 2 चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हो। तो एक वाले माइनस कर दो, अरे एक वाले माइनस कर दो ना जो एक बन सकते हैं। जैसे अरे इसका सिंगल सबसेट कौन से बन सकते हैं जिसमें एक ही एलिमेंट होगा, एक 5 बन सकता है, एक 1 बन सकता है, एक 2 बन सकता है, एक 3 बन सकता है, एक 4 बन सकता है, एक 5 बन सकता है, एक 6 बन सकता है। ठीक है, तो भैया 2 की पावर 6 तो टोटल है, उनमें से 7 हटा दो, तो जो भी आएगा 64 में से 7 हटाओगे तो कितना आएगा, 57। फिर टाइम बहुत हो गया। ठीक है, देखो 26, तो 26 जो है इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। इन अ स्कूल देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गेम्स टू बी प्लेड, सम ऑफ द स्टूडेंट प्ले 2 टाइप्स ऑफ गेम बट नन प्ले ऑल द 3 गेम्स। कोई ऐसे नहीं है जो तीनों गेम खेलते हैं, बट नन प्ले ऑल द 3 गेम्स। लेकिन तुम देखोगे इनमें सब में ऐसी सिचुएशन बनी हुई है कि तीनों गेम भी खेल रहे हैं, तो फिर इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए था, नन ऑफ दीज हो जाना चाहिए था। ठीक है, ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, करना था, कर दिया था कैलकुलेशन। अरे सीधा फॉर्मूला लगा देना ना, एन ए माइनस बी कितना दे रखा, 18, तो एन ए माइनस बी दे रखा 18, तो एन ए माइनस
बी अगर हमारे पास 18 है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है एन ए में से एन ए इंटरसेक्शन बी को अगर हम माइनस करें तो हमारे पास कितना दे रखा है, 18 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से एन ए इंटरसेक्शन बी उसने दे रखा 25, तो एन ए निकाल लो, 18 प्लस 25 तो कितना हो जाएगा 43। तो एन ए आ गया 43, एन ए यूनियन बी दे रखा 70, तो एन बी निकालना है तो अब एन बी निकाल लोगे, तो एन बी वो फॉर्मूला लगा लेना। अरे एन ए यूनियन बी एडिशन थ्योरम क्या होती है, एन ए प्लस एन बी और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, है ना। तो ये दे रखा आपको कितना 70, तो एन ए भी दे रखा है, एन बी एन ए दे रखा है, एन ए यूनियन बी दे रखा है कितना 70, एन ए कितना दे रखा है, एन ए 43 निकाला सर अभी। निकाला हमने। ठीक है, एन बी हमको निकालना है, एन ए इंटरसेक्शन बी कितना दे रखा है, एन ए इंटरसेक्शन बी दे रखा 25, सॉल्व कर लेना आंसर आ जाएगा। ठीक ठीक, फिर उसने कहा सेट ए एंड बी हैव 3 and 6 एलिमेंट रिस्पेक्ट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है भाई पेपर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 2021 में आ भी रखा शायद। ठीक है ना, सेट ए एंड बी हैव अ 3 and 6 एलिमेंट, व्हाट कैन बी द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। तो देखो इसका एक सिंपल सा लॉजिक ध्यान रखो, तो तुम्हारा कभी गलत होगा नहीं ये क्वेश्चन ना, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूँ कि पॉइंट्स ध्यान देने चाहिए। पॉइंट्स मतलब वो कह रहा है ए भाई एन ए, कोई सेट ए है जिसमें कितने एलिमेंट है 3, और बी में कितने एलिमेंट है 6, मान लो ये सेट ए है और ये सेट बी है। ठीक है ना, इसमें 3 एलिमेंट है ए बी सी, इसमें 3, इसमें ज़्यादा है, इसमें 6 है, मान लो ई एफ जी एच आई जे के जो भी हैं 6 एलिमेंट। अब वो कह रहा मेरे को ये बता दो मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। भाई तो दुनिया को पता है यार, ए और बी का यूनियन निकालोगे तो अगर ये 3 हुए और इसमें मान लो वो 3 इसके कॉमन हो गए, इसके कॉमन हो गए, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने एलिमेंट हो सकते हैं, 6 ही हो सकते हैं, इसमें कितने हो सकते हैं। अरे ऐसी भी तो संभावना हो सकती है ना, ए के जो एलिमेंट है मान लो ए बराबर है ए बी सी, ठीक है ए बी सी, और बी बराबर है ए बी सी डी ई एफ, तो फिर 9 नहीं हो सकते ना। 9 तो तब होंगे ना जब ये अलग होंगे ये अलग है, लेकिन आप तो सारी परिस्थितियां सोचनी है ना आपको जो हो सकती है, तो 6 आएगा इसका। सिंपल है, मतलब कर लिया होगा, सभी का सही होगा। जिनका गलत है उनको बता रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि कई लोगों ने कहा कि सर थोड़ा थोड़ा सब बता देना। मैंने कहा यार सब बताना पॉसिबल नहीं होता ना 1 घंटे में, बट जितना मैं हो सकता है बता ही दूंगा। 29 है, तो ये भी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी प्रॉपर्टी बेस्ड है। इसका आंसर था सी सबसेट है ए का। ठीक है, इसको कर लेना या मैंने ही कराना है, ये कर लोगे हो जाएगा, प्रॉपर्टी लगानी सीधा हो जाएगा। ठीक, क्योंकि अभी जो नीचे वाले हैं उनमें डाउट है थोड़ा, तो साइलो स्विलो जो तुम लोग ग्रुप में डिस्कस कर रहे थे उसका वही है जो वो बोली थी शिवानी ना, बी है उसका आंसर। 1 और क्या था वो, पहली थ्योरम और दूसरी एक जो था दूसरा वाला जो मैंने कल लगाया था ना, क्योंकि वो इंटीजर अभी आ रहा है, उस पर आता हूँ मैं। ठीक है, 30 तुम लोग जिस जितेंद्र ने बोला कि तीनों ऑप्शन सही हैं, फिर वो शायद अदिति जो है अदिति मैडम उन्होंने भी बोला कि नहीं डी ही सही है, तब शिवानी ने डाला था वो एक कि कुछ डाल रखा उसने कि ना वो उस तो ठीक है, वो अभी मतलब ऐसा नहीं होता वो कि इंटीजर्स से नहीं जाओगे तुम, तो एक के लिए तो सही होता है वो 1 के लिए, लेकिन एक जो डिवाइड कर रहा है कभी कभी वो 5 एलिमेंट भी दे देता है, कभी कभी 6 दे देता है, तो वो अलग है, उसका ऑप्शन वही है। वैसे कौन एक थ्योरम को वेरीफाई नहीं कर रहा, बी वाला था उसका। ठीक है, करेक्ट आंसर वही है। द सेट ऑफ यूनिट्स Z14, तो अंडर द यूजुअल ऑपरेशन मॉड्यूल, ये भी अच्छा सवाल है। द सेट ऑफ यूनिट्स Z14 अंडर द यूजुअल ऑपरेशन मॉड्यूल 14 एडिशन इज गिवन बाय। तो देखो याद रखो जो यूनिट्स आपको निकालने हैं, तो आपको ये ध्यान देना है कि GCD यूनिट का मतलब है वो नंबर ए जो इस 14 के साथ आपको क्या दे दे, GCD 1 दे दे। ठीक है, तो अब GCD Z14 के एलिमेंट लिखोगे तुम, Z14 के एलिमेंट लिखोगे सारे के सारे, उनका 14 के साथ GCD जिसका 1 आएगा, जिसका 1 आएगा तो वो ये आएगा। ठीक है, 1 13 3 5 11 9। ठीक है, वो क्या हो जाएंगे उसके यूनिट। यूनिट का मतलब ही वही होता है कि जो कितना दे दे, यूनिट दे दे।
अरे वो एलिमेंट जो कि 14 के साथ ऑपरेट करने पर 1 दे दे तो वो यूनिटी एलिमेंट कहलाते हैं। तो यूनिट का मतलब बेसिकली शॉर्ट ट्रिक ये याद रखो कि ए इज़ अ यूनिट। ए अगर यूनिट है किसी का तो जी सी डी A14, ए ये फॉर्मूला होता है जी सी डी ऑफ ए एन इज इक्वल टू 1। तो एन होता है ऑर्डर, जैसे यहाँ पर क्या है 14 है, ठीक है। तो उसके साथ जितने एलिमेंट 1 दे देंगे जी सी डी वो सब यूनिट हो जाएंगे। ये सीधा शॉर्टकट 1 लाइन ट्रिक है, ये 1 लाइन ट्रिक। और बाकी डिटेल चाहिए तुमको तो मैंने कहा डिटेल तो मैंने पढ़ाई रखी है जब मैंने यूनिट पढ़ाया था वहाँ, क्योंकि यहाँ पर मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा ना। अब ऐसे तो डिटेल में पढ़ाने लगूंगा तो ये 50 प्रश्न करने के लिए कम से कम 4 घंटे लगेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये तो डेफिनेशन ही होती है किसकी, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की, है ना। द ऑर्डर ऑफ अ साइलो 3 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12, ठीक है ना। तो देखो ऑर्डर दे रखा है जी का 12 को प्राइम में लिखोगे 2 2 जा 4। देखो ग्रुप थ्योरी में ना प्राइम नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है यार। वैसे भी मैं बोलता हूँ प्राइम बनना चाहिए इंसान को। बताओ क्या फ़ायदा है प्राइम बनने से, मैंने कई बार बताया। प्राइम का मतलब है ऐसा आदमी जो सिर्फ 2 लोगों के भरोसे है। किसके, सिर्फ 2 लोगों के भरोसे है दुनिया में। एक किसके, वन माने नेचर जो तुमको चला रही है। तुमने देखा होगा दुनिया में कोई भी नंबर है तो तुम बोलते हो यार 1 सबका फैक्टर होता है, 1 सबका फैक्टर होता है। तो 1 सबका फैक्टर इसलिए है क्योंकि 1 प्रकृति की वो ताकत है जो हर आदमी के साथ है, चाहे वो जानवर है, चाहे इंसान है, चाहे कोई भी है। मतलब ऐसी एक पूरे जब लिविंग थिंग्स में एक ऐसी ताकत होती है जो हर एक को सपोर्ट करती है। कुछ लोग उसको भगवान बोलते हैं, कुछ उसको नेचर बोलते हैं, कुछ उसको कुछ बोलते हैं। तो 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, ठीक है। और एक वो अपने आप होता है, एक वो अपने आप होता है। तो मतलब जो आदमी 2 ही लोगों के भरोसे, या तो भगवान के भरोसे या अपने भरोसे है, तो वो आदमी इतनी जल्दी धोखा खाता नहीं है। और जो दुनिया में ज़्यादा लोगों के भरोसे रहता है वो हमेशा दुखी रहता है, रहेगा ही वो दुखी, ठीक है। क्योंकि उसकी एक ने एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं करी तो दुखी हो गया, दूसरे ने एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं करी तो दुखी हो गया, तीसरे ने एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं करी तो। इसलिए प्राइम नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए प्राइम नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि प्राइम नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर। प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर होते हैं भैया, किसी भी प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर होते हैं। क्या, 1 और वो नंबर इट्सेल्फ, है ना। 1 माने भगवान और वो नंबर मतलब, ठीक है। तो ये है 2 का स्क्वायर 4 3, ठीक है। तो भैया 3 तो डिवाइड कर रहा है 12 को, पर जो ये है हमारा, ठीक है ना, 3 तो कर देगा। लेकिन अगर आप 3 के स्क्वायर से करते हो तो वो डिवाइड नहीं करेगा किसको, ऑर्डर ऑफ जी को, ठीक है ना। तो इसलिए जो है ये तो 2 का स्क्वायर अलग कर दो तो ये हो जाएगा हमारे पास प्राइम का, ये 3 का है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये जो है हमारे पास कितना था इसका आंसर, 20। अब तो ये डेफिनेशन ही दी थी मैंने। नॉर्मल सब ग्रुप इज, क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप जो होता है इनवेरिएंट होता है अंडर द कॉन्जुगेशन बाय एवरी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। नॉर्मल सब ग्रुप जानते हो ना, ए लेफ्ट कॉसेट इज इक्वल टू राइट कॉसेट। लेफ्ट कॉसेट और राइट कॉसेट जब कॉम्यूट करता है, वो बताया था बहुत डिटेल में। ये नॉर्मल सब ग्रुप बड़ा अच्छा ग्रुप है, इसको पढ़ लेना, इससे क्वेश्चन बनेगा तुम्हारे पास। तो इनवेरिएंट अंडर द कॉन्जुगेशंस बाय एवरी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप, तो इनवेरिएंट रहता है, कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है, ठीक है। तो वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है, क्योंकि जब लेफ्ट कॉसेट और राइट कॉसेट, तब यहीं से लेग्रांजेस थ्योरम भी बनती है कि एवरी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप डिवाइडेड बाय दिस सब ग्रुप, से यहीं से बनती है वो। लेफ्ट कॉसेट इज इक्वल टू राइट कॉसेट से वो लेग्रांजेस थ्योरम भी बनती है। तो इसका आंसर, ओहो 1 घंटा हो गया। अगला है विच सब ग्रुप इज ऑलवेज नॉर्मल, ठीक है। तो भैया जो सब ग्रुप हमेशा नॉर्मल होता है, जहाँ लेफ्ट कॉसेट और राइट कॉसेट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, वो है हमारा सेंटर ऑफ जी, सेंटर ग्रुप। ये भी किससे बनता है, नॉर्मल से ही बनता है। लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 17, द टोटल नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक सब ग्रुप ऑफ जी। ये भी अच्छा सवाल है। तो जब आपको नॉन आइसोमॉर्फिक निकालने हो तो देखो नॉन आइसोमॉर्फिक क्या है, जैसे ऑर्डर 17 है, तो ऑर्डर 17, लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 17।
तो अगर 17 है, ये प्राइम नंबर है। क्या है? प्राइम नंबर है। अब जो सब ग्रुप का ऑर्डर होता है वो हमेशा जो ग्रुप है उसको डिवाइड करता है ना। अरे लेग्रांजेस थ्योरम क्या कहती है? ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप इज ऑलवेज डिवाइडेड बाय द ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप। यही तो है लेग्रांजेस थ्योरम। लेग्रांजे क्या कहता है कि भाई ग्रुप का ऑर्डर डिवाइड होगा सब ग्रुप के ऑर्डर से। तो अगर 17 है तो ऐसे एलिमेंट होंगे इसके सब ग्रुप जो इसको डिवाइड कर देंगे। तो वो दो ही होते हैं, एक तो मैंने कहा आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, 1, और एक ग्रुप इटसेल्फ। अगर 17 का ग्रुप है, प्राइम नंबर है ना यार, अभी तो ऊपर कहानी बताई कि प्राइम नंबर तो दो ही लोगों का कहना मानता है, ठीक है। हैं तो ये 17 है तो ये तो 2 से डिवाइड होगा, या तो 1 से होगा या अपने आप से डिवाइड होगा। तो भैया इसके दो ही सब ग्रुप बनेंगे। कौन से? एक आइडेंटिटी और एक इटसेल्फ। एक आइडेंटिटी और एक इटसेल्फ। तो इसका आंसर ठीक है। आ होमोमॉर्फिज्म ग्रुप इनटू इटसेल्फ एंडोमॉर्फिज्म बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? ये सब याद कर लेना। आइसोमॉर्फिज्म किसे कहते हैं, एंडोमॉर्फिज्म किसे कहते हैं, मोनोमॉर्फिज्म किसे कहते हैं, इपियोमॉर्फिज्म किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत। एक डेफिनेशन इनमें से 100% आएगी, लिख के ले लो आज। और ज़्यादातर एंडोमॉर्फिज्म आती है। क्यों? क्योंकि होमोमॉर्फिज्म भी सबको पता होता है, 1 1 ऑन 2। फिर वन होमोमॉर्फिज्म है, 1 1 ऑन 2 है, तो वो फिर आइसोमॉर्फिज्म बन जाता है। लेकिन ये एंडोमॉर्फिज्म में थोड़ा सा डाउट है। तो होमोमॉर्फिज्म जब ग्रुप इनटू इटसेल्फ, अ होमोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप इनटू इटसेल्फ इज कॉल्ड, उसको एंडो। तो ये पढ़ लेना एक बार, आइसो, एंडो, मोनो, एपियोमॉर्फिज्म। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पेपर में आना ही आना है। एक क्वेश्चन देख लेना इसको। अरे ये मैंने इसलिए भी आइडिया के लिए दिए हैं कि मैंने हर जगह से प्रश्न उठाया है, तो मतलब इस टाइप का प्रश्न तुम्हारे पास, तो इसके इर्द गिर्द तुम पढ़ लो थोड़ा सा। किताबों को तो पढ़ना ही पड़ेगा तुमको। अब जैसे ये मेरे पास पढ़े हैं जो, तो ये नहीं बोल सकते ना इन्होंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है भाई, तो ऐसे पढ़ना पड़ेगा आपको। जब आप पढ़ोगे तो तब चीज़ें आपको पता लगती है। ऐसा नहीं कि टेस्ट सीरीज तो उसके लिए होती है जिसने अपने आप को पूरा सिलेबस पढ़ लिया है पहले। हाँ, आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया और अब आप चेक करना चाह रहे हो कि यार मैं कहाँ पर कितना तेज हूँ। टेस्ट सीरीज उसके लिए होती है। कोई इस उद्देश्य से टेस्ट सीरीज ले रहा हो कि मैं अब यहाँ समझूंगा ये सारी चीज़ें, तो भाई साहब उसको तो अभी लग रहा होगा ये गुरुजी कर क्या रहा है, ये पागल तो नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है ऐसे, ठीक है। तो मतलब आप समझिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज का मतलब है अब 160 क्लास के बाद ही मैं टेस्ट सीरीज क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि इन्होंने पढ़ लिया। अब अगर नहीं इनको समझ में आ रहा है तो फिर तो इनको बहुत रिकॉल करना पड़ेगा चीज़ों को। द नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ होमोमॉर्फिज्म, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है 2026 में ये वाला क्वेश्चन। द नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम द साइक्लिक ग्रुप Z4 टू Z7। अगर देखो मैं तुम्हें एक चीज़ और बता दूं, कुछ ना आए पेपर में तो GCD याद रखना। ये GCD तुम्हारे आधे प्रश्नों के सॉल्यूशन निकाल देगा। तो नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म जब निकालने हो किसी साइक्लिक ग्रुप में, तो इसका भी फॉर्मूला होता है ZM टू ZM। तो वो शुरू में भी आया था एक, GCD ऑफ ZM टू ZN निकाल लेना। तो यहाँ पर GCD निकालना Z4 का Z7 के साथ, तो 1 आएगा। कितना आएगा GCD? दैट इज़ 1 आ जाएगा। 4 और 7 का GCD ऑफ 4 और 7 का GCD कितना आएगा? 1। यानी GCD ZM का नहीं, GCD ऑफ M इंटू N निकालना है, ठीक है। GCD ऑफ M इंटू N। अगर आपको नंबर ऑफ क्या निकालने हैं? होमोमॉर्फिज्म, नंबर ऑफ अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम अ साइक्लिक ग्रुप टू Z4 टू द साइक्लिक ग्रुप Z7 के लिए, ठीक। हाँ, ये था वो कंट्रोवर्शियल जो तुम लोग ग्रुप में लिख रहे थे। तो देखो ये स्टेटमेंट ठीक है और ये स्टेटमेंट ठीक है। ये स्टेटमेंट कहाँ पर फेल होता है? क्योंकि देखो ये इसने के कोई भी इंटीजर ले लिया, तो के जब कोई भी इंटीजर ले लिया तो ये क्या करता है? एक के लिए तो वेरीफाई करता है, जैसे ऊपर आ रहा था अभी कि 3 से तो वो डिवाइड हो रहा था, लेकिन 3 के स्क्वायर में फिर वो क्या होगा? डिवाइड हो रहा होगा। लेकिन फिर उसमें नंबर ऑफ जो सब ग्रुप बनेंगे, जैसे मान लो यहाँ 4 बन रहे होंगे तो यहाँ 5 बन जाएंगे। यहाँ कितने बन जाएंगे? 5। तो अब एक ही उसके सब ग्रुप जो है वो अलग अलग नहीं बनेंगे ना, ठीक है। तो इसका डिटेल अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए तुम्हें तो मैंने लिखा हुआ है, ये सारा एक्सप्लेनेशन भी लिख रखा है। तो काफ़ी 1 पेज का एक्सप्लेनेशन है काउंटर एग्जाम्पल के साथ। तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा उस एक्सप्लेनेशन को। ये बनाया मैंने अभी इसका, जब तुम्हारे मैं पढ़ रहा था उसको, तो उसको मैंने बना दिया इस एक्सप्लेनेशन को, तो मैं डाल दूंगा ग्रुप में। तो उसको पढ़ लेना एक बार
तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा वो कि इसका जो होगा ये है। तो इसका ऑप्शन वैसे बेसिकली क्या है, बी है इसका, ये नहीं है जो लोग डी 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 लगे हुए हैं। आप अगर जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, स्टैंडर्ड मतलब गैलियन की बुक्स हैं और बड़े बड़े जो ऑथर्स की बुक्स हैं उनको भी देखो, तो वहाँ पर जो है इसका क्या है 1 3, क्योंकि कुछ बुक्स में कन्फ्यूज़न भी है और तुम एआई से पूछ रहे हो। अब जैसे मैं देख रहा था एआई ने आंसर दे रखा, शायद जितेंद्र ने एआई से पूछा था, वो किससे पूछा, एआई भी अलग अलग देंगे। आप जेमिनाई से पूछो अलग देगा, चैट जीपीटी पूछो अलग देगा। और वैसे अगर तुम्हें कभी सवाल पूछने हो तो जेमिनाई से पूछो, क्योंकि जेमिनाई है गूगल का। जेमिनाई किसका है, गूगल का। और गूगल ने पहले से बहुत सर्च है, क्योंकि गूगल के अंदर जितना भी मटेरियल है ऑलरेडी गूगल के अंदर है, तो गूगल सही जानकारी देता है। चैट जीपीटी मैथ्स में बहुत गलत जानकारी देता है, मैं बता देता हूँ दूंगा। चैट जीपीटी हो गया, ग्रॉक एआई हो गया, ग्रॉक तो उसका है किसका, अमेरिका का जो सबसे बड़ा वो है उसका है, ठीक है। फिर ये आपका डीप सेक है, ये चाइना का है। डीप सेक जो है चाइना का, डीप सेक जो एआई है। फिर वो क्लाउड एआई है, ठीक। तो मोस्ट रिलायबल अगर मुझे लगा है, क्योंकि मैंने भी क्रॉस वेरीफाई करा है, तो मुझे जेमिनाई लगा ठीक, क्योंकि जेमिनाई थोड़े से प्रश्नों के, खासकर मैथ्स के प्रश्नों के, बाकी की तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, पर मैथ्स के प्रश्नों की मैं तुम्हें बताया तो था एक बार। क्या है कि मैंने एक कहानी बताई थी तुमको कि मैं पिछली बार टीईटी का पेपर हुआ था, तो मेरी वाइफ दे के आई, तो उसने कहा इसके आंसर की बनाओ। तो मैंने कहा कौन बनाएगा यार, तो मैंने मैथ्स की तो खुद बना ली, लेकिन बाकी मैंने क्या किया, मैंने एआई को दे दिया। एआई को दे दिया। अब मेरे को भी इतना ध्यान रहा नहीं कि, अब जैसे संस्कृत भी थी, सोशल स्टडी भी था, तो उतनी चीज़ें मैंने कहा कौन पढ़ेगा, कौन एक एक क्वेश्चन को वेरीफाई। मैंने पूरा पेपर पीडीएफ करा, उसको दिया। उसने भाई साहब इतने सारे गलत, इतनी गालियाँ पड़ी मुझे उस पर वीडियो पे, अबे जब आता नहीं है तो बनाता क्यों है, ठीक है, पहले पढ़ लिया कर तब बनाया कर। जबकि ज़्यादा नहीं थे, 4 5 ही क्वेश्चन गलत थे, ऐसा भी थोड़ी एआई बहुत सारे गलत कर देता है। आप समझ रहे हो। तो दुनिया तो ऐसी है भाई साहब, आपके अच्छे गुण कोई नहीं देखेगा, लेकिन आपने एक गलती कर दी तो आपके पीछे नहा धो के पड़ जाएंगे। तो उससे बचना है आपको, तो रिलायबल सोर्सेस पर विश्वास रखिए, ठीक है साहब, ठीक है जी। क्लियर, ठीक है जितेंद्र जी। वो ठीक है, वो जो शिवानी लिख रही थी ना, मुझे सर उसका स्पष्टीकरण मुझे ठीक लगा। वो जो नीचे बोल भी रही थी कि के किसी अलग वैल्यू के लिए शायद वो वेरीफाई नहीं करे, तब तक अदिति मैडम ने नीचे से बोला कि नहीं 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 डी सही है ना। वो अभी पढ़ रहा था मैं, तो आई थिंक जो मैंने भी सोर्सेस मैं डाल दूंगा, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी डालता हूँ मैं भी, तो उसमें तुम देख सकते हो इसको कि यार कैसे करके ये होगा हमारे पास, है ना। फिर यही है स्टेटमेंट जी, बी ए सिंपल ऑर्डर 168, व्हाट इज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ साइलो 7 ग्रुप इन G8, ठीक है। तो 168 है। ठीक। अब इसमें एक चीज़ क्या होता है कि जो ये वाला सेक्शन है 2⁴ 324 है ना, तो ये जो है हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें यहाँ पर भी हमको क्या रहता है, वो रहता है। तो अब हम इसको देखेंगे कि वो कह रहा है बेसिकली क्या दिए थे मैंने, ये दिए थे मैंने आपको, वो क्या कहते हैं, सीधा थ्योरम, जो थ्योरम, वैसे तो मैंने कहा आप तीनों थ्योरमों के स्टेटमेंट पढ़ लो, फंडामेंटल थ्योरम फर्स्ट, फंडामेंटल थ्योरम सेकंड, फंडामेंटल थ्योरम थर्ड। अगर आप इनको पढ़ लेते हो तो आपको ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है, जो ज़्यादा दिक्कत है आपके पास वो नहीं आती है इसमें, क्योंकि वो डिपेंड करता है इन्हीं पर, किस पे, जो थ्योरम्स हैं उसके हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर दे देगा वो। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें क्वेश्चन देगा वो, क्योंकि क्वेश्चन देने का मतलब है कि वो तुमको वहाँ ले जाएगा नेट वाले लेवल पे। साइलो, वैसे साइलो तो ग्रुप में डालना ही नहीं था, अब डाल दिया उसने। पिछले वाला जो सिलेबस था उसमें साइलो था नहीं, पिछले वाले सिलेबस में साइलो था नहीं, ठीक है। तो ये जो है इसका भी क्या है कि जब हम ये करेंगे तो इसमें ऑब्ज़र्व करेंगे हम, तो ये कितना आएगा, इसका 8 आ रहा था आंसर, सी आ रहा था इसका आंसर ना, सी बताया था मैंने, सी आ रहा था सर। क्योंकि N7 होगा नहीं, क्योंकि N7 से क्या हो जाएगा, क्योंकि N7 कैन नॉट बी 1 हो जाएगा ना। N7 जो है इसका, N7 इन G7, तो शायद 8 ही आएगा इसका आंसर। और इनके सॉल्यूशन अगर डालने हैं तो मैं डाल दूंगा, पूरे डिटेल में ग्रुप में डालने हैं तो मैं डाल दूंगा सॉल्यूशन,
होमोमॉर्फिज्म बिटवीन टू ग्रुप्स एंड होमोमॉर्फिज्म टू ग्रुप्स के बीच में क्या रहता है, प्रिजर्व रहता है। होमोमॉर्फिज्म दो ग्रुप के बीच में क्या रहता है, प्रिजर्व रहता है। होमोमॉर्फिज्म जो है दो ग्रुप के बीच में क्या रहता है, प्रिजर्व रहता है ग्रुप ऑपरेशंस के अंडर में। कैलिन्स ग्रुप का मैंने बता रखा है कई बार कि सिर्फ इसको छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट का ऑर्डर 2 होता है, बाकी सारे एलिमेंट का ऑर्डर 2 होता है, ठीक है, सारे एलिमेंट का ऑर्डर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है तुम्हारे पास पेपर में, कैलिन्स ग्रुप। कैलिन्स ग्रुप आया था वैसे, एएसओ में भी आ रखा है, पर तुम्हारे पास भी आ सकता है ये यूके लेक्चरर में, क्योंकि कॉमन क्वेश्चन नहीं है ना, आया नहीं अभी तक, अब आ रहा है कैलिन्स ग्रुप का। पहले नहीं देते थे, अब कैलिन्स ग्रुप देने लग गए, तो कैलिन्स ग्रुप का क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारे पास कि ऑर्डर ऑफ ईच नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट इज 2, ठीक है। जो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है उसका ऑर्डर 2 होता है। सारे जितने भी होंगे कैलिन्स में, जितने भी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट होंगे उनका ऑर्डर 2 होगा। द क्वेश्चन ग्रुप किसके ऊपर डिफाइन होता है, नॉर्मल सब ग्रुप के ऊपर डिफाइन होता है। क्वेश्चन ग्रुप किसके ऊपर डिफाइन होता है, देखो नॉर्मल सब ग्रुप को भी अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप आपको काफ़ी मदद करेगा, नॉर्मल सब ग्रुप आपको काफ़ी मदद करता है, ठीक है, ध्यान देना। फिर आ गया 43, तो Z12 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉर्मल सब ग्रुप, तो 06 भी है और 0369 भी है। अब देखो होता क्या है, इसकी पूरी अब बात हुई है ना, उतना डिटेल जेड सब ग्रुप का पूरा सिस्टम चेक करना है आपको। सब ग्रुप का जैसे सिस्टम चेक करना है कि 0+6, 6+6, ठीक है, और 0+6, तो ये डिवाइड होंगे, तो ये जो है इसके सब ग्रुप बन जाएंगे। ऐसे ही यहाँ होगा, मतलब एक सेट चाहिए हमको जो इसको डिवाइड कर दे, तो वो बन जाता है। जैसे यहाँ 6 वाला बन जाता है, ठीक है, और मेरे ख्याल से कौन सा 3 वाला भी बनेगा, 3+3, हाँ ये भी बन जाएगा 6, ये नहीं बनेगा, तो ये दो जो हैं इसके क्या हो जाते हैं, सब ग्रुप हो जाते हैं। तो ये आएगा इसका आंसर, बोथ ए एंड बी, ठीक है। अरे पूरा डिटेल सॉल्यूशन तो नहीं देने इनके, हाँ जी, करार रखे हैं मैंने ये क्वेश्चन, अगर देने हैं तो मैं दे दूंगा, ठीक है। अगर ऐसा लगता है आपको कि नहीं सर हमें थोड़ा सा इनके डिटेल में बता देना, तो जो मेरे वाले स्टूडेंट हैं उनको तो मैंने लगभग करा ही रखे, वो देख लेंगे। लेकिन जो एक्स्ट्रा 2-3 लोग आप जुड़े हो, उनको अगर मतलब ऐसा है कि हाँ कहीं पर आपको लग रहा है कि नहीं जी, तो मुझे बता देना, फिर अलग से कमेंट कर देना, तो मैं फिर अलग से आपको वैसे कर दूंगा, क्योंकि अभी तो काफ़ी टाइम हो रहा है मेरे को पूरे क्वेश्चनों का लगभग एक बार आंसर बताना ही बताना है, ठीक है। एवरी ग्रुप ऑफ आइसोमॉर्फिक क्या होता है, परमुटेशन ग्रुप होता है। क्या होता है, ये उसका थ्योरम है, केले थ्योरम। देखो तुम्हारे पास सिलेबस में भी है, सिलेबस में भी है कि जो थ्योरम्स है तो उनके स्टेटमेंट पूछे जा सकते हैं, उनके स्टेटमेंट भी पूछे जा सकते हैं। स्टेटमेंट, थ्योरम के स्टेटमेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के वो एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू ग्रुप ऑफ इट्स परमुटेशन, ठीक है। इफ G इज अ ग्रुप देन G अपॉन H, तो H क्या होता है, G अपॉन इज अ क्वोशंट ग्रुप देन, जब ये H जो है ये क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप। H क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप ही होता है ना। जी सर। जी सर। 46 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इज एबिलियन, तो कौन सा है इनमें एबिलियन, दोनों ही है शायद। द ग्रुप ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लीकेशंस भी ले लो, Z-0 कर दो, और द ग्रुप ऑफ ऑल इंटीजर अंडर एडिशन, तो ये भी सारे हैं ही, तो मेरे ख्याल से यही है दोनों, बोथ, ठीक है। ये मैंने कल ही बता दिया था, ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता, ये होल्ड करता है सब ग्रुप, ये होल्ड करता है, ये होल्ड करता है, ये वाली प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता सब ग्रुप। कौन सी, कि H कैन नॉट बी सबसेट ऑफ H इनवर्स, ठीक है। 48 तो सवाल था, कल इसमें किसी को डाउट हो रहा था, सॉल्व करना ही है, नहीं है कर लोगे, ठीक है, 80 आएगा इसका आंसर। कोई कुछ बोल रहा था ना इसको कि सर ये क्वेश्चन आधा लग रहा है, हाँ जी, ठीक है। अरे इसका ये भी अच्छा क्वेश्चन है यार, इसका एक फार्मूला होता है इसका ना, इसका फार्मूला होता है किसका, इस क्वेश्चन का एक फार्मूला होता है किसका, इस वाले का एक फार्मूला होता है, तो वो फार्मूला तुम्हें मैंने लिखाना था, उससे होते हैं ये सवाल ना, नहीं तो फिर लंबे होते हैं ये, वैसे अगर नॉर्मल करोगे आप तो बड़े लंबे होते हैं। अब वो फार्मूला मुझे याद आ रहा है, मैंने कहीं लिखा तो था उसको,
ये होता है यार, ये देखो है फॉर्मूला लिख देता हूँ, बाकी निकाल तुम लेना इसको। ये होता है देखो, ये होता है ए एफ एक्स प्लस बी एफ वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू जी एक्स। तो इससे अगर आपको कभी फंक्शन बनाना है, अगर आपके पास इस फॉर्म में आ रखा है, तो फंक्शन ऐसे बना सकते हो आप, एफ एक्स इज इक्वल टू ए डॉट जी एक्स माइनस बी जी वन अपॉन एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। इससे आप फंक्शन बना सकते हो। अब जैसे इस क्वेश्चन में है, तो इस क्वेश्चन को अगर आप इक्वेट करते हो, तो मैंने कल बताया था ये एफ एक्स ही है, ये एफ एक्स है, तो ए एफ एक्स प्लस बी बी और ये हो जाएगा एफ ऑफ वन अपॉन एक्स, एफ ऑफ वन अपॉन एक्स और इज इक्वल टू जी एक्स, इज इक्वल टू जी एक्स। तो ए हो गया तुम्हारे पास 1, बी हो गया तुम्हारे पास 2 और जी एक्स हो गया तुम्हारे पास 3x। बस ये वैल्यू यहाँ रख देना, ये वैल्यू इसमें रख देना, किसमें, यहाँ रख देना, और फंक्शन बन जाएगा तुम्हारा, एफ एक्स बन जाएगा, इसमें वैल्यू रख देना, तो फिर फंक्शन बन जाएगा ये, ठीक है, फंक्शन बन जाएगा ये। कर लेना सॉल्व, है ना। अगर नहीं होगा तो मेरे को बता देना, ऐसा कुछ नहीं है, मैं डिटेल सॉल्यूशन डाल दूंगा ग्रुप में, ऐसा कोई वो नहीं है। आप बता देना, किसी को लगता है कि नहीं सर इसका डिटेल सॉल्यूशन बना के डाल दो, तो ऐसा नहीं होगा, वैसे भी समझ नहीं आएगा, मैं छोटा सा वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है। अगर ऐसा भी होगा तो मैं छोटा सा वीडियो बना के डाल दूंगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तब इसको सॉल्व करोगे तुम, तो 2 वैल्यू आएंगी इसकी, 2 रूट आ रहे थे इसके, कितने आ रहे थे, कंटेन्स एग्जैक्टली 2 एलिमेंट, है ना। ये था इसका आंसर, यही था 49 का सी, लास्ट क्वेश्चन था हमारे पास। हाँ, इसका भी मैंने गलत बता दिया था कल आंसर, क्वेश्चन नंबर 50 का मैंने ये बताया था, गलत था ये, Z5 था, अरे एडिटिव इन्वर्स था, तो एडिटिव इन्वर्स का मतलब है, अरे मॉड्यूलो 5 है, तो सीधी सी बात है 3 और 2 5 डिवाइडेड बाय 5, तो 0 आना चाहिए ना। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 0 होता है। अरे एडिटिव का आइडेंटिटी क्या होता है, 0 होता है ना। तो 3 + 2, तो ये था इसका आंसर, क्या सी। मैंने शायद डी बता दिया, नहीं मैंने ए बोला था ना कल, तो ये भी सही कर लेना। अब जिन्होंने 2 लिखा था उनका 1 नंबर और बढ़ गया, 2 क्वेश्चन गलत हो गए थे कल। कौन कौन से, एक वाला डिवाइज़र वाला, डिवाइज़र वो रिंग वाला जो क्वेश्चन था, कि जिसमें ए डॉट बी 0 है, ए नॉट इक्वल टू 0 एंड आता है बीच में, बी नॉट इक्वल टू 0, मतलब अगर ए भी 0 ना हो, बी भी 0 ना हो, तब 0 आ रहा है, तो ये तो 0 डिवाइज़र हो गया। और एक ये वाला गलत हो गया था, 3 + 2 5 आएगा, 5 को 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो इसका एडिटिव इन्वर्स जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। मैंने शायद -3 लिख दिया था, ठीक है। मैंने क्यों लिखा था वो, मैंने ऐसे लिखा वो 3 - 3 0, लेकिन ये देखना भूल गया ना मैं। नॉर्मल होता है एलिमेंट तब तो -3 ठीक था, लेकिन ये तो मॉड्यूलो वाला है ना, तो मॉड्यूलो में तो फिर मॉड्यूलो वाला ऑपरेशन लगेगा, तो ये आ जाएगा, ठीक है। ठीक, कोई दिक्कत है अब, हाँ जी, किसी को कोई लग रहा है कि नहीं सर ये चीज़ें थोड़ा सा और, सर एक 11th क्वेश्चन है इसमें। कौन सा सर 11th। क्या है इसमें, परमुटेशन का है सर, वो साइड समझ में नहीं। अच्छा हाँ, जैसे ये है ना कि 1 का फोटो 3 बनाया, 3 का फोटो 5 बनाया, पहले साइकिल पूरा करना होता है। साइकिल का मतलब जहाँ से शुरू हुए वहीं पर ख़त्म गए। तो जैसे 1 का इमेज 3, फिर 3 का इमेज 5 और 5 का इमेज 1, तो 1 से शुरू हुए थे, फिर 1 पे ख़त्म। तो एक साइकिल बनेगा 1 3 5, फिर दूसरा साइकिल बनेगा 2 का 4 और 4 का 2, ये दूसरा साइकिल बनेगा। फिर हमने क्या करा, इसको, इसका नोटेशन होता है 1 3 5, इसका नोटेशन होता है 2 4, इसका नोटेशन होता है 2 4। फिर इसको ट्रांसपोजिशन में लिखते हैं, तो ट्रांसपोजिशन का मतलब है साइकिल ऑफ लेंथ 2। तो इसको लिख सकते हैं एक बार 1 के साथ 3 और एक बार 1 के साथ 5, एक बार 1 के साथ 5, ऐसे ही एक बार 2 के साथ 4, 2 के साथ 4, ये तो 2 ही था, फिर ये 3 हो गया। तो ये है इसका रिप्रेजेंटेशन, ये 1 3 1 5 2 4, ठीक है। ठीक है सर, मैं ये 1 3 5 और 4 2 4 आ रहा था सर मेरा आंसर, इसीलिए।
आपका क्या आ रहा था? ये 5C ऑप्शन मैच हो रहा था तो उसमें 5 6 आ रहा था, 2 4 आ रहा था मेरा, मुझे लगा ऑप्शन है ही नहीं इसमें कोई ऐसा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा ये चीज़ें नहीं, ये तो देखो अब मैं फिर बता रहा हूँ तुमको, साइलो से वो अगर थोड़ा घुमा देगा प्रश्न, अगर थ्योरम के अलावा बाहर चला गया तो तुम भी नहीं कर पाओगे, नहीं होगा वो, मुझे भी पता है यार, हम तो नेट के देखते हैं, पढ़ा भी रहे हैं कुछ कुछ, तो वहाँ नहीं होता, वो बच्चों से होता ही नहीं है, साइलो का थोड़ा घुमा देंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें भी कहा कल कि भाई मैं तो कह रहा हूँ 2 3 प्रश्न तो मैं भी तुम्हें, 10 प्रश्नों की छूट तो मैं भी दे रहा था कि 10 गलत कर लो, तब भी तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। जो 10 करेंगे इसमें गलत, जो 10 प्रश्न गलत भी कर देंगे इसमें, उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जिन्होंने बहुत गलत करे हैं उनको थोड़ा देखना पड़ेगा, उनको अपने बेसिक्स के लिए दोबारा से एक बार उन क्लासेस को देखिए जो आपने पढ़ी हैं। जैसे तुम लोगों को तो मैं बता रहा हूँ, जो मेरे स्टूडेंट हैं, भैया तुम तो देख ही लो उनको ढंग से एक बार दोबारा से, लेकिन जो दूसरे भी हैं वो भी देखो आप पहले से, उनको रिकॉर्डेड क्लास को, अपना जो भी आपने कोर्स लिया है या खुद भी सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो एक बार ग्रुप थ्योरी को ढंग से पढ़ लो, क्योंकि ये 25 30 नंबर दिलाएगी तुमको। और बहुत इजी पेपर मैंने दिया था उस कंपैरेटिव में। अब मैं एक 100 क्वेश्चन का पेपर डालूंगा ग्रुप में, कराऊंगा तो नहीं उसको, पर डाल दूंगा, उसकी आंसर की के साथ डाल दूंगा, तो वो मैंने अपने पेड ग्रुप में भी देना है, तो यहाँ भी दे दूंगा। तो 100 प्रश्न ये हो गए और 50 ये हो गए, और 50 100 में और दूंगा जो मेरे हैंड रिटन है, तो वो 200 250 प्रश्नों को ढंग से कर लेना, तो तुम्हारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, साइलो के भी मैं 8 10 क्वेश्चन अलग से बना के दूंगा तुमको। ठीक, ठीक है, फिर आज के लिए बहुत हो गया, लेट हो गया वैसे भी ना, 1.5 घंटा हो गया। ठीक, ठीक है यार, है ओके, गुड ओके नाइट। सर। बाकी वो मैं थैंक यू सर, गुड नाइट डिटेल सर। डाल दूंगा, अगर किसी किसी प्रश्न का